For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना शुरू किया था और ये पढ़ना शुरू किया था सेटिंग अप के इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले पोर्शन में। ये है हमारा लेबर लॉ यानी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ SBILL का पार्ट 2। इसमें हमें ढेर सारे एक्ट पढ़ने हैं, लेकिन जितने भी एक्ट पढ़ने हैं उन एक्ट का एक ही बेसिकली पर्पस है, और वो पर्पस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या बना हुआ रहे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो है वो हार्मोनी बना हुआ रहे। तो अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में आप चाहते हैं हार्मोनी बना रहे, तो कहा गया इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे। कहा इसके लिए जो है हमें कुछ ऐसे एक्ट बनाने पड़ेंगे ताकि एम्प्लॉयर जो है वो अनरीजनेबली जो है वो एम्प्लॉय को अनह्यूमन कंडीशन में काम ना करवाए, साथ ही साथ उन्होंने जितना काम किया है उस अकॉर्डिंग उनको जो है वो वेजेज प्रोवाइड करे, जो उनके वेजेज बनते हैं वो उन्हें क्या करे, समय पे जो है वो प्रोवाइड करे। और अगर कल के डेट में खुदा न खास्ते कहीं किसी तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ और हो जाता है, तो ऐसे केस में उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन मिल सके। इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए ढेर सारे लेबर लॉ बनाए गए, जिसमें से एक पे हमने हमला किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जगह इसी फैक्ट्री में हम उन बाकी लेबर लॉ के चीजों को क्या कराएंगे, अप्लाई करवाएंगे, प्लस कुछ और भी जगहों पे। तो इस फैक्ट्रीज एक्ट में कहा गया कि सबसे पहले ये एक्ट किस जगह एप्लीकेबल है, हर उस जगह जिस जगह का नाम क्या है, फैक्ट्री। और कोई भी जगह जो है वो आपका जो है वो फैक्ट्री कब कहलाएगा, हाँ जी, कोई भी जगह आपका जो है वो फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ जो है वो तब कहलाएगा जब वहां के किसी भी पोर्शन में क्या हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो। इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए कहा गया कि अगर वहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा हो तो अंतिम 12 महीनों में एक भी दिन एक भी पल के लिए कितने लोग होने चाहिए, 10 लोग। और ये 10 लोग जो होने चाहिए वो किस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, कैजुअल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो। और अगर वहां पे पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो वहां पे कम से कम 20 लोग होने चाहिए अंतिम 12 महीनों में, एक भी दिन के लिए और एक भी पल के लिए। कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने यहां मैन्युफैक्चरिंग का मतलब देखा था, और हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना वाइड मतलब दिया गया, जहां पे किसी चीज को प्रोड्यूस करने से लेकर के डिसमेंटल करने से लेकर के पैकेजिंग से लेकर के लेवलिंग से लेकर के कोल्ड स्टोरेज तक में रखना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इन सारे चीजों को किस दायरे में रख दिया गया, इन सारे चीजों को रखा गया मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में रखा गया। इसके बाद हमने देखा था कि जो भी आपके ये सारे प्रोविजन फैक्ट्रीज एक्ट के हमें पढ़ने हैं, कहा गया कि इनको फैक्ट्री में फुलफिल कराने की जिम्मेदारी और प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर, कहा उस शख्स का नाम क्या है, ऑक्यूपायर। कहा कि अगर उस फैक्ट्री को इंडिविजुअल चला रहे हैं तो कहा कि उस इंडिविजुअल के ऊपर जिसके पास कंट्रोल है, और अगर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं तो उन पार्टनर्स के ऊपर, और अगर इसको क्या चला रहे हैं, कौन चला रहे हैं, कंपनी, तो उस केस में किसके ऊपर, उन सारे के सारे डायरेक्टर्स के ऊपर। लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को ऑक्यूपायर के दायरे में नहीं रखा गया। क्यों, क्योंकि डायरेक्टर के इशारे पे बेचारे एम्प्लॉयर काम करते हैं, तो उन्हें ऑक्यूपायर के दायरे में नहीं रखा जाए। ऑक्यूपायर के दायरे में किसको रखा जाए, डायरेक्टर को। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो डायरेक्टर जो है वो किसी भी एक पर्सन को बोलते ऑक्यूपायर है, और वो अपने सारे लायबिलिटी से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसीलिए यहां पे हमेशा कंपनी के केस में कौन कहलाएगा, ऑक्यूपायर, सिर्फ डायरेक्टर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था, कैन एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी बी कंसीडर्ड एज ऑक्यूपायर, जवाब हमारा क्या है, नो। और हमने केस लॉ भी देखा था। चलिए, इसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई ऑक्यूपायर है तो वो क्या करेगा, नोटिस देगा। किस चीज का नोटिस देगा, कि भाई हमारा फैक्ट्री क्या हो रहा है, हमारा फैक्ट्री जो है वो अब स्टार्ट होने जा रहा है, और हम क्या करेंगे, इस फैक्ट्री में काम शुरू करेंगे। तो कम से कम कितने दिन पहले इस बात की सूचना दे इंस्पेक्टर को, कम से कम 15 दिन पहले, 15 डेज पहले इस बात की जो है वो सूचना दे। कहा ठीक है। और अगर कोई सीजनल फैक्ट्री है तो कहा नहीं, कहा तो भी 15 दिन पहले दे, पहली बार। और सीजनल फैक्ट्री में एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस है कि जितने बार फैक्ट्री दोबारा स्टार्ट होगा, जैसे पहली बार सीजनल फैक्ट्री स्टार्ट हो रहा है तो कितने दिन पहले, मिनिमम 15 दिन पहले। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि नॉर्मल फैक्ट्री है तो दोबारा ये नोटिस देने की जरूरत, लेकिन अगर सीजनल फैक्ट्री है
तो हर बार जब आपका क्या होगा, नया सीजन आएगा और फैक्ट्री रिज्यूम होगा, तो आपको कितने दिन पहले, 30 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, 30 दिन पहले आपको जो है वो फिर से नोटिस देना पड़ेगा। और इस नोटिस में हम क्या बताते हैं कि हम किस तरह का प्लांट, मशीनरी, कितना पावर कंज्यूम करेंगे, किस तरह का चीज बना रहे, किस नेचर का वो चीज है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, ये सारा कुछ उन्हें हम बताते हैं। जितने भी प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट के कंप्लाई कराने के, इन जनरल ये सारी ड्यूटीज किनकी है, ऑक्यूपायर की। और यहां से हमने प्रोविजन पढ़ना शुरू किया कि कौन कौन से प्रोविजन होंगे। हमने यहाँ पे फैसिलिटी एंड कन्वीनियंसेस का ढेर सारा प्रोविजन देखा, कैसे फैक्ट्री साफ रहना चाहिए, किस तरह से किस समय पेंटिंग होना चाहिए। और फिर हमने यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न पे देखा था, यानी कि सेफ्टी मेजर्स क्या है। तो हमने जो है वो एक देखा था फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस, एक वेलफेयर मेजर देखा था, और एक कौन सा मेजर देखा था, सेफ्टी मेजर्स देखा था। इन चीजों को देखने के बाद हम आए थे कि अगर कोई कहीं काम कर रहा है, राम दिन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया, कोई काम कर रहा है, तो उसे जो है वो कितने देर काम कराया जाए। तो ऐसे में हमने वर्किंग आवर देखा था। जल्दी बताइए, नोट्स तो आपके पास है नहीं, कॉपी को बंद कीजिए क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी देख के बंद मत कीजिए। अब यहां पे देखते हैं किसको कितना याद है। एक दिन में जिनसे पूछूंगा मैक्सिमम कितने आवर काम करवा सकते हैं। क्या नाम है पिंक, आपका नाम क्या है, आपका पूजा, चलिए संध्या, मैक्सिमम 9 आवर्स, ठीक है। सावित्री, गैप को लेकर के क्या प्रोविजन दिया हुआ है, इसको ठीक से बोलिए। ठीक का मतलब ये नहीं कि आवाज ठीक करके, ठीक कीजिए इसको। अभी भी ये परफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, एक मुक्का दीजिए इनको। अब आप बताइए। टोटल नहीं, इसी चीज को, अभी ये चीज नहीं हुआ, कहीं मिस हो रहा है। अब इसी को इंफेसाइज करने के लिए आप बोलिए कि मैक्सिमम एक स्ट्रेच में कितने आवर का काम हो सकता है, 5 आवर्स का। यानी कि मैक्सिमम 5 घंटे आप लगातार काम ले सकते हैं, उससे ज्यादा काम। और मिनिमम कितने देर का ब्रेक देंगे, हाफ आवर का। यही मैं बोला था, इसको कंप्लीट कीजिए। ये दो चीज है, हाफ आवर मिनिमम देना है और 5 घंटा मैक्सिमम है। आप एक स्ट्रेच में जब क्या करेंगे, काम कराएंगे। दोनों मिला करके एक दिन में टोटल कितना स्ट्रेच हो सकता है, सिया? अंकित आए थे पिछले क्लास में? मिश्रा जी, मिश्रा बंधु, क्या नाम इन दोनों का नाम में, मिश्रा तो याद है उसका, अर्पिता और अर्पिता, पूजा, 10.5 घंटे। दोनों टाइम को मिला करके उस समय आंसर दिया जिस समय पूछा नहीं था। अब जब क्वेश्चन पूछा है तो कहीं और ध्यान था, सोच ही नहीं पाए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि गैप, वर्किंग आवर प्लस कौन सा, रेस्ट, मिला भी दिया तो कितने देर, उससे ज्यादा नहीं। और मैंने सिचुएशन बताया था, ये नहीं 2 घंटा फिर 1 घंटा फिर 2 घंटा, 13-14 घंटे तक उसे क्या कर रहे हैं, यहीं पे रखे हुए हैं। ठीक है। अगर यहां पे हम कहें ओवर टाइम के बारे में कहा गया कि शिफ्ट जो है वो कभी क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट इज नॉट अलाउड। अच्छा, एक और चीज था, वुमेन को लेकर के था, किस टाइम में वो काम नहीं करेंगे, अभी नहीं पूछूंगा ना। कसक, बहुत अच्छा किया, नहीं आए थे तो। लवेश, 7 to क्या, 7 to 6 क्या, हाँ, 7 PM to 6 AM। अच्छा, पूछेंगे ओवर टाइम को लेकर के क्या प्रोविजन दिया हुआ है।
लेकिन ओवर टाइम कहेंगे किसको? क्या और प्रोविजन है? ओवर टाइम का क्या कैलकुलेशन है? किस चीज को ओवर टाइम के दायरे में रखेंगे? बताइए प्रतिभा। सबसे पहले ओवर टाइम को डिफाइन करना रहेगा। अगर एक दिन में कितने घंटे से ज्यादा? 9 घंटे से ज्यादा। और वीक में कितने देर से ज्यादा? तो उससे ज्यादा जो भी काम कराए जाएंगे उसको ओवर टाइम बोलेंगे। उसमें जो वेजेज मिलेगा वो डबल मिलेगा। लेकिन कहा गया कि एक वीक में ओवर टाइम प्लस नॉर्मल टाइम मिलाकर के आप ज्यादा से ज्यादा कितने देर काम करवा सकते हैं? और इसी से हमने इन्फरेंस निकाला था कि ज्यादा से ज्यादा कितना ओवर टाइम हो सकता है एक वीक में? 12 घंटे के, क्योंकि 48 घंटे के बाद का ही टाइम क्या कहलाता है? ओवर टाइम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर वीक में कितना ओवर टाइम करवाएंगे? 12 आवर्स। तो क्या बोला गया? एक क्वार्टर में मैक्सिमम कितना? और एक क्वार्टर का मतलब कितने महीने? तो 3 महीने में ज्यादा से ज्यादा कितना? 50 घंटे। और रीजन ये था कि कहीं उनका बॉडी क्या ना हो जाए? डिस्टॉर्ट ना हो जाए, उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो जाए। रीजन ये है कि वो अपने हेल्थ के ध्यान रखने के लिए ना तो उतना एजुकेटेड है और ना उसकी परिस्थिति या सकमस्टांसेस ऐसा है कि वो क्या कर पाएगा, अपने आप को रोक पाएगा। क्योंकि डबल का जब क्या मिलने लगेगा? वेजेज मिलने लगेगा, तो वो सोचेगा जितना ज्यादा ओवर टाइम कर ले क्या है हमारे लिए उतना अच्छा है। चलिए, तो यहां तक का सफर हमने क्या कर लिया था? पिछले एपिसोड में तय कर लिया। अब यहां से हमें आगे बढ़ना है। जल्दी बताइए, यहां तक में कहीं कोई गिला शिकवा दुख दर्द? बढ़े आगे। अब हम लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। तो सबसे पहले जान लीजिए, कोई भी ऐसा बंदा जिसकी उम्र 18 ईयर टच हो गई हो, उसे हम नॉर्मल पर्सन की तरह, एडल्ट पर्सन की तरह डील करते हैं और उसके लिए सारे प्रोविजन नॉर्मल बने हुए हैं। लेकिन अगर इसके अलावा किसी के लिए प्रोविजन है तो वो वुमेन है और वो यंग पर्सन है। यंग पर्सन के कैटेगरी में 2 लोगों को रखा गया। एक, सबसे पहले कहा गया कि अगर किसी बच्चे की उम्र 14 साल से कम है तो उससे हम काम नहीं करवा सकते, फैक्ट्री में वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे की उम्र 14 साल या उससे क्या है, ज्यादा है, 14 साल टच कर गया या क्रॉस कर गया, लेकिन 15 साल को टच नहीं किया है, देखिए यहां इक्वल का निशान नहीं दिया है, तो 14 साल हो गया है या उससे ज्यादा हो गया है, लेकिन कितने साल नहीं हुआ है? 15 साल नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड। और उससे हम एक दिन में कितना काम ले सकते हैं? 4.5 घंटे ले सकते हैं। अब आपको पता है ऐसा क्यों किया गया? ऐसा बस इसलिए किया गया कि ऐसा ना हो कि किसी जगह पे जो है वो रामदीन नहीं रहा, राम दुलारी है, अब जो है वो चुन्नू मुन्नू, उसकी उम्र जो है 14 साल तो हो गई है, लेकिन अभी जो है वो उससे ज्यादा बड़ा नहीं है, 18 साल या उससे ज्यादा नहीं हुआ है। या तो जो है वो उसे काम दीजिए, या क्या होगा, या वो कुछ ना कुछ करेगा, चोरी करेगा, कुछ भी गलत काम करेगा, लेकिन उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ताकि क्या कर सके? खाना ला सके और अपने घर को भी चलाना है। मतलब उतना ही छोटा सा बच्चा घर का कहिए सबसे बड़ा बन गया। क्यों बन गया? रीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उससे बड़ा जो है वो कोई कमाने वाला नहीं रहा, तो वही सबसे बड़ा बन गया। तो हमारे देश की स्थिति को देखते हुए ही हम लॉ बनाते हैं। अपने देश के ऊपर लॉ बना रहे हैं ना, तो हमें पता है कहाँ गरीबी का क्या आलम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि वो काम कर सकता है, लेकिन फिर ये भी देखा गया कि यहाँ तो इतना ज्यादा दुष्टता है कि काम करते वक्त उस छोटे बच्चे को भी बोला जाएगा कि चल अभी कहाँ जा रहा है, काम पूरा करके जा। तो इसीलिए बोला गया कि 4.5 घंटे से ज्यादा काम कराना ही नहीं है। इससे कराया तो ऑफेंस है, अगर कोई करा रहा है तो कम से कम इस ऑफेंस के बहाने भी क्या करेगा? 4.5 घंटे के बाद क्या बोलेगा कि आपकी छुट्टी हो गई, आपको रोक करके नहीं रखा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई कानून आ जाए कि बच्चे को एक दिन में इतने घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाना है, वरना जो है ये जो है वो लॉ के तहत कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। आप लोग कहिएगा सर ऐसा कानून जल्दी आ जाए, हमारे रहते आ जाए। अगर ऐसा कोई कानून बन गया तो आप बोलेंगे सर और पढ़ाओ ना। मैं बोलूंगा मजाक है क्या, मुझे कॉन्ट्रावेंशन नहीं करना, चलिए जाइए अब आपकी छुट्टी हो गई। आप बोलेंगे नहीं सर अभी हमसे आपसे डिस्कस करना है, कॉपी चेक कराने। मैं बोलूंगा जाते हैं यहां से या बुलाऊं किसी को? क्यों? कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयर जबरदस्ती 4.5 घंटे के बाद क्या बोलेगा?
अब तू जा 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 जा, यही चीज करेगा। वर्किंग आवर इनका क्या रखा गया वो देखिए। आप बोलिएगा कि वुमेन का या आगे एडोलसेंट पढ़ाऊंगा, चलिए छोड़ता हूं, पहले आगे बढ़ता हूं, देखता हूं आप ये खुद पिक कर पाएंगे या नहीं। वर्किंग आवर क्या है देख लिया आपने, 6 AM टू क्या है, लेकिन इस बीच में कितने देर, इसी बीच में 4.5 घंटे। अब ये टाइम 10 बजे रात तक का दिया हुआ है, क्यों दिया है देखते हैं आप पिक कर पाते हैं या नहीं, वरना मैं तो बताऊंगा ही। पहले आगे बढ़ते हैं। एडोलसेंट किसको बोला, जिसने 15 साल की उम्र को टच कर लिया या क्या कर गया, क्रॉस कर गया, लेकिन कितने साल उम्र नहीं हुए हैं, 18 साल उम्र नहीं हुए हैं, कैन वर्क एज एडल्ट वर्कर। कहा कि ये उतना ही काम कर सकता है जितना एक बड़ा आदमी कर सकता है, बशर्ते सर्टिफाइड बाय होम, सिविल सर्जन। सिविल सर्जन ने उसको क्या कर दिया हो, सर्टिफाई कर दिया हो। यानी कि हर आदमी का बॉडी का जो है वो पावर अलग अलग होता है, मस्कुलर पावर जिसको बोलते हैं। मैं अगर सही में बोलिए, अगर 18 साल कह रहे हैं, अगर उस समय भी आप मुझे देख लेते, बहुत सारे कभी पिक होंगे, कभी होगा तो मैं दिखाऊंगा। इतना तो तय है कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये मैं ही हूं। यानी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स दूं तो कसक हो गए, संध्या हो गए, ये सब हो गए, ये सब की हेल्थ काफी अच्छा है। मेरा माइनस फिगर हुआ करता था, 0 फिगर नहीं, कैसा फिगर हुआ करता था, माइनस फिगर, एकदम हवा में उड़ता जाए वाला मेरा हाल था। तो अब जरा सोचिए, मेरी उम्र मान लीजिए 16 साल और मेरा फिगर जो है वो माइनस, लेकिन 16 साल के कुछ बच्चे यहाँ के जो रहते हैं, जो आपके DPS वगैरह में पढ़ते हैं, अगर उनको देख लूं तो अभी भी मुझसे ज्यादा हट्टे कट्टे और ये दिखते रहते हैं। तो दोनों का जो है वो बॉडी पावर अलग अलग हो गया, मसल्स, ताकत, सब कुछ, बोन का डेवलपमेंट। ये तो ऐसे केस में कहा गया कि अगर किसी का मसल्स पावर या बॉडी पावर, क्योंकि उसे फिजिकल वर्क करना है, तो इसको कौन सर्टिफाई करेगा, तो अगर किसी का ऐसा है तो उसको सर्टिफाई कर देगा कि इसकी उम्र के अकॉर्डिंग ये जो है वो मसल्स पावर इतना ज्यादा है कि ये वो काम कर सकता है जो एक 18 साल का एम्प्लॉय काम कर सकता है, वो भी ये भी कर सकता है। लेकिन सर्टिफाई कौन करे, सिविल सर्जन। एक पोस्ट का नाम हुआ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल के HOD जैसे हो गए, उन्हीं को सिविल सर्जन कह देते, सदर अस्पताल वगैरह में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कितना काम कर सकता है, जैसे चाइल्ड करेगा वैसे कर सकता है। लेकिन अगर उसको सर्टिफाई कर दिया गया तो कितना कर सकता है, जो प्रोविजन एडल्ट के लिए ठीक वही प्रोविजन उसके लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। वर्किंग आवर इसका क्या है, अब जरा देखिए, 6 AM टू 7 PM इसका वर्किंग आवर, और हमारे बच्चे का क्या रखा है। आपको नहीं लगता है लॉ बनाने वाले से थोड़ी गड़बड़ी हो गई, यहां कुछ और लिखना चाह रहा होगा और यहां कुछ और हो गया, या लॉ बनाने वाले से गड़बड़ी नहीं हुई तो टीचर से गड़बड़ी हो गया, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, इसको नीचे लिख दिया। क्या बात बोला है, लीजिए, इसी बात पे हम आपको देते हैं, लीजिए, इतना अच्छा आंसर दिया। अच्छा अच्छा, रीजन भी बताएं। हाँ हाँ, यही रीजन है। 14 साल तक का शिक्षा कंपलसरी एजुकेशन है। तो ऐसे केस में कुछ ऐसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, जहां पे स्ट्रेंथ जो है या कहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वीक रहने के कारण हमने उसके लिए व्यवस्था की है कि 2-2 शिफ्ट में स्कूल चलेगा, 3-3 शिफ्ट में स्कूल चलते। देखा है आपने सर्वोदय विद्यालय में, एक शिफ्ट में बॉयज का, अर्ली शिफ्ट में, और शाम के समय में बागर बिल्लों का बॉयज का। तो सुबह में जो है वो गर्ल्स का, फिर शाम में बॉयज का चल रहा है। क्यों, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, यूज करना है। अब जैसे देखिए आप ही का ओल्ड बैच, फिर क्या चला, न्यू बैच, उसी प्रीमाइसेस में चल रहा है ना, समय खत्म होने के बाद। तो ठीक ऐसे ही कहा गया कि किसी जगह पे जो है वो अगर नाइट शिफ्ट वाला स्कूल उसके एरिया में पढ़ रहा है तो क्या करेगा, कोई बात नहीं, नाइट शिफ्ट में स्कूल चला जाएगा। और अगर उसका डे वाला है तो डे में काम कर ले, डे में जो है वो स्कूल चला जाए और क्या करे, और नाइट वाले शिफ्ट में क्या कर ले, काम कर ले। ये बेसिकली वजह है। तो आप कहिएगा कि ये दुश्मनी इसके साथ क्यों, कौन, किसके साथ, एडोलसेंट, उसने क्या बिगाड़ा,
14 तक। 14 15 वाले के लिए हमने ये रखा, और उसके बाद वालों के लिए हमने कहा कि अब इनके लिए जो है वो कंपलसरी एजुकेशन वाला नहीं है, तो ऐसा ना हो कि तब भी वो क्या करते रहे, रात में काम करते रहे। तो इसीलिए उनके लिए जो प्रोविजन रखा उसमें वर्किंग आवर क्या रखा है, 6 to कितना रखा है, 7 PM। क्लियर है? देखिए कहीं भी आपके एग्जाम में लॉजिक नहीं पूछने वाला है, बताओ वर्किंग आवर चाइल्ड के लिए 6 to 10 PM है और इनके लिए 6 AM to 7 PM ही क्यों है। बस मैंने ऐसे ही आपसे जिक्र किया ताकि आप उस चीज को क्या कर सकें, समझ सकें। चलिए अब जरा आगे बढ़िए। और अच्छा, तो इसका मतलब यंग पर्सन के दायरे में कौन कौन आ गए हैं, यंग पर्सन के दायरे में कौन कौन आ गए हैं, 2 लोग आ गए। एक कौन, एक वो लोग आ गए जिनकी उम्र 14 ईयर या उससे ज्यादा है बट 15 ईयर नहीं हुई है, इसको चाइल्ड। दूसरा हो गए एडोलसेंट, जिनकी उम्र कितनी, 15 या उससे ज्यादा है बट कितना नहीं हुआ है, 18, उसको क्या बोल दिया। और ये दोनों क्या कहलाएं, यंग पर्सन। क्लियर है? आइए, एनुअल लीव विथ वेज, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं और उस काम के लिए आपको छुट्टी मिलेगी, सप्ताह में 1 छुट्टी आपको मिलता है, प्लस जो नेशनल हॉलिडे वगैरह होता है वो आपको मिलता है। लेकिन ये जो छुट्टी है, ये छुट्टी इन एडिशन टू दैट है, मतलब वीकली ऑफ कंपलसरी है आपको देना, एकदम कंपलसरी। वीकली ऑफ आपको क्या होना चाहिए, मिलना ही चाहिए। कहा वो मिलेगा, जो नेशनल और गेस्टेड हॉलीडे है वो भी आपको मिल गया। लेकिन उसके अलावा ए वर्कर हैविंग वर्क फॉर हाउ मेनी डेज, 240 डेज इन लास्ट ईयर। लेकिन ये उन्हीं के लिए सिर्फ है जिन्होंने पिछले साल कितने दिन काम किए हैं। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर आपका हमारे साथ पुराना एसोसिएशन है, तब हम आपको अगर कुछ रिवॉर्ड दें तो एक बात बनता है। आज ही आप आए और आज से ही आप ढेर सारा चीज लेने लगे तो बोला गया ये नहीं। अगर आपने हमारे साथ पिछले साल कितने दिन बिताए हैं, 240 दिन बिताए हैं, तो वैसे केस में इस साल अब आप जितने भी दिन काम करेंगे तो हर 20 दिन पे हम आपको क्या करेंगे, हर 20 दिन पे हम आपको 1 छुट्टी देंगे। और अगर आप किस कैटेगरी में आते हैं, चाइल्ड के कैटेगरी में, और चाइल्ड का कैटेगरी क्या है, यानी 15 साल से कम, 14 या 14 साल से ज्यादा और 15 साल से, उसको देखिए क्या कर रहे हैं, बच्चा है उसको हमने क्या बोला, कितने दिन पे, हर 15 दिन पे उसको 1 छुट्टी मिलेगी, हर 15 दिन पे। और जो बड़े और एडोलसेंट है उनको 20 दिन पे, 20 डेज पे 1 छुट्टी। लेकिन ये छुट्टी किस छुट्टी के अलावा है, सबसे पहले वीकली ऑफ के अलावा, वीकली ऑफ तो देना ही पड़ेगा, और बाकी जो नेशनल और गेस्टेड हॉलीडे होते हैं उन सब के अलावा वर्किंग डेज पे अगर 20 वर्किंग डेज मैंने काम किया, 1 छुट्टी मेरा बनता है। वो जब मेरा मर्जी होगा मैं लूंगा, मेरा 1 छुट्टी क्या हो गया, ड्यू हो गया। वीकली ऑफ तो था, उस दिन तो मैं काम पे ही नहीं आया था, लेकिन ये है कि मैंने 20 दिन काम किए ऑफ वगैरह को छोड़ते हुए, तो जब मेरे 20 दिन काम के हो गए वर्किंग अटेंडेंस 20 दिन जाके बना दिया, तो ऐसे केस में मुझे 1 छुट्टी। और बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए कितना, 15 दिन पे। लेकिन ये जो छुट्टी है ये एक्युमुलेट होकर के बड़े और आम लोगों के लिए कितने दिन तक हो सकता है, 30 डेज, और बच्चे के लिए कितना हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है ये ध्यान से समझिएगा। यहां पे कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं और लगातार अगर मैंने पूरे साल काम किए और उस पूरे साल के दौरान जो है वो कुछ छुट्टियां भी होगी, तो उन छुट्टियों को छोड़ते हुए अगर मान लीजिए कि किसी ने पिछले साल 240 दिन किया था, अब इस साल भी उसने 240 दिन किया, पॉसिबल। तो पिछले साल 240 किया, तो इस साल अगर उसने, छोड़िए ये 240 दिन, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पिछले साल उसके 240 दिन पूरे हो गए, अब उसका ये साल स्टार्ट हुआ। अगर उसने 1 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक काम कर लिया
हॉलीडे वगैरह मिला करके जो भी चीज हुआ हो, 25 अप्रैल तक में उसके 20 दिन पूरे हो गए तो उसका एक छुट्टी हो गया। फिर अगले 20 दिन पे क्या हो गया, एक छुट्टी। ऐसे ही करके हर 20 दिन पे एक एक छुट्टी। अगर मान लीजिए कि वो जो है बंदा 360 दिन काम करता तो कितनी छुट्टी हो गई, 30। तो ये 30 छुट्टी तो हो गई, लेकिन अभी उसने अगले साल भी तो छुट्टी मिलना है, क्योंकि 20 दिन करके तो काम चलता ही रहेगा। अब जैसे ही अगला 20 दिन वो काम करेगा तो ये 30 में जाकर के एक ऐड नहीं होगा, तो क्या होगा, वो 30 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ये एक्युमुलेट होकर के होगा वो कितना होगा, 30। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके जो है वो 30 छुट्टी हुए और उसने 5 दिन की छुट्टी ले ली, तो फिर ये कितना हो गया, फिर 20 दिन काम करेगा। अब ये 25 से एक कितना हो जाएगा, 26। ऐसे ही फिर करेगा, यानी कि 30 दिन तक के बाद वो अपनी छुट्टी या तो अवेल कर ले, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। और आप देखते होंगे, सुनते होंगे, पापा लोग अगर किसी के गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो दिसंबर या मार्च उर्च के समय में वो लोग अपनी छुट्टी लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मैक्सिमम इतना छुट्टी हम लोग बचा सकते, उससे ज्यादा जो है वो वैसे भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। और ये चीज मैंने इसलिए देखा है, मेरे पापा का हमेशा लैप्स होता था। तो आप कहिएगा छुट्टी क्यों नहीं ले लेते थे, जो काम चूंकि ऑफिसर रैंक पे थे, बोलते थे कि छुट्टी भी लेंगे तो क्या होगा, जो हमारी जिम्मेदारी है नहीं रहूंगा तो और गड़बड़ हो जाएगा, बाद में जाएंगे तो और दिक्कत ही होगा। तो इसीलिए वो वाली छुट्टी जो उनकी एक्युमुलेट हो रही है, वो छुट्टी उनका 30 के बाद क्या हो जाता था, लैप्स हो जाता था। और ये जो 30 दिन तक का है, ये लैप्स नहीं होता है, इसके बदले में पैसे मिल जाते हैं, उसी को बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। क्या बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा लीव इनकैशमेंट होगा। इस 30 से ज्यादा जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। और ये 30 दिन तक की अगर आपने छुट्टियां नहीं ली है तो उसका क्या मिल जाएगा, लीव इनकैशमेंट। लेकिन बच्चे के केस में ये कितना है, बच्चे के केस में ये 40 डेज है। कितना दिन है, 40 दिन, उसको थोड़ा ज्यादा। और उसको एक छुट्टी मिल कितने दिन के काम पे रहा है, 15। और बड़े लोगों को और एडोलसेंट को, क्योंकि एडोलसेंट का तो 2 ही कैटेगरी, या तो एडोलसेंट को एडल्ट वाले में आना है या बच्चे वाले में जाना है। अगर सिविल सर्जन ने सर्टिफाई कर दिया तो ही विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, ही विल बी ट्रीटेड एज, और नहीं तो फिर किस में जाएगा, चाइल्ड में जाएगा। क्लियर है चीज। अब ये 30 दिन की जो छुट्टी है, वो ये 30 दिन की छुट्टियां एक बार में चाहे तो एक बार में ले ले, 2 बार में चाहे तो 2 बार में ले ले, लेकिन ये छुट्टी 3 बार से ज्यादा में नहीं ले सकता है। कितने बार से ज्यादा में, ऐसा इसीलिए कि नहीं तो फिर काम में दिक्कत आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो कंपनी उस बीच में मैनेज कर लेगी, लेकिन आपके पास छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको परमाणु बम की तरह यूज करेंगे, आ जाए कल नहीं आए, फिर आए फिर कल नहीं आए, कोई पूछ भी नहीं सकता क्यों है छुट्टी मेरे पास 30 दिन की। ऐसे केस में सोच करके देखिए, वर्क प्लेस पे दिक्कत होगा या नहीं। हमने रॉ मटेरियल मंगवाया हुआ है, ऑर्डर ले लिया है, इसी बेसिस पे ना, कोई बीमार पड़ जाता है वो अलग सर्कमस्टांसेस है, लेकिन अगर कोई जानबूझ करके ऐसा करने लगे, और इस केस में खास तौर पे जहां पे बहुत सारे इंप्लॉय रहे और उन सारे इंप्लॉय में से अगर 100 नहीं आए जहां 1000 लोग काम करते हैं, इसलिए एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, मुझे बताइए इसमें दिक्कत होगा या नहीं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान है तो कहीं ना कहीं वो कंट्री का नुकसान है या नहीं, इकोनॉमी एज अ होल को नुकसान है या नहीं। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मुझे 10 दिन 15 दिन नहीं आना है, तो उस केस में क्या होगा, तब तक हम किसी कैजुअल लेबर को बुला लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से बात करके कितने दिन के लिए लेबर चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी तो लेबर मिलते हैं। देखिएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट भी पढ़ाऊंगा। क्लियर है सारा चीज इसमें। अब इसमें देखिए कितने सारे केस लॉ बन सकते हैं एक साल में नहीं बच्चे, 30 दिन से ज्यादा वो एक्युमुलेट नहीं होगा। एक साल नहीं बोला, जैसे 30 दिन हो गए, अगर ये 30 दिन हो गए तो 31 नहीं होगा ये, तो क्या होगा, कुछ नहीं। 30 के बाद आपने 20 दिन और काम किए, 31 नहीं हुआ, और 20 दिन काम किए तो भी 32 नहीं हुआ, वो कितने पे रुका हुआ है। अगर आप इस बीच में 3 दिन की छुट्टी ले लिए तो वो कितना हो गया, 20। अब वो फिर कहां तक जाकर के रुक जाएगा, 27 का फिर 28 होगा 20 दिन के बाद, फिर जो है वो 29, फिर 30, फिर 20 दिन काम किया तो 31। लेकिन अगर उससे पहले छुट्टी ले ली तो फिर वो ऐड होता जाएगा। क्लियर है।
वो बच्चे ये नहीं बोला कि 30 से ज्यादा, वो लीव इनकैशमेंट का मतलब है जो आपको ऑथराइज है उससे ज्यादा जो होगा वो आपका लीव इनकैशमेंट में शामिल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 30 दिन लीव इनकैशमेंट का पार्ट है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। मैंने समझाने के लिए आपको बोला कि लीव इनकैशमेंट के लिए लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी छुट्टियों के बदले में आप क्या ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि 30 दिन तक का ही क्या मिलेगा, लीव इनकैशमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए है, ये छुट्टी अवेल करने के लिए है। या तो ये छुट्टी लीजिए, वरना ये छुट्टी 30 दिन से ज्यादा जो है वो ऐड नहीं होगा। क्लियर है? और वो लीव इनकैशमेंट अलग चीज है, उसमें हर तरह के पोजीशन के लिए लिखा हुआ है कि आप कितने तक के छुट्टी को क्या कर सकते हैं, इनकैश कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ। वर्किंग सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिन, वर्किंग डेज। आज मैं आया, फिर 6 दिन आया, संडे छुट्टी, तो 6 दिन मेरा काम होगा। ये नहीं कि मंडे को जाएंगे तो फिर वो बीच का भी काम हो जाएगा, नहीं। जितने वर्किंग डेज हैं उस हर वर्किंग डेज के बाद आपको हर 20 वर्किंग पे एक एक्स्ट्रा छुट्टी। और बच्चे को 15 वर्किंग पे कितनी छुट्टी? अगर आप आए ही नहीं तो वर्किंग कैसे माना जाएगा? तो जिस दिन 18 दिन की छुट्टी, 18 दिन काम किया और उसके बाद आप 5 दिन के लिए बीमार पड़ गए, पॉसिबल? 5 दिन के बाद फिर आएंगे ना, दैट शैल बी कंसीडर्ड एज 19। फिर एक दिन और आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, 20। और अब आपको मिलेगा एक छुट्टी। क्लियर है? ये मतलब है यहां पे। पनिशमेंट टू वेलफेयर ऑफिसर, कहा गया कि वेलफेयर ऑफिसर को, फोन को बच्चे बैग में रखिए, इसमें कह रहे हैं कि पनिशमेंट टू वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर को पैसे कौन देता है? ऑक्यूपायर, यानी कि फैक्ट्री के ओनर ही देते हैं, वही ऑक्यूपायर कहलाते हैं। तो वेलफेयर ऑफिसर को पैसे तो मिल रहे हैं कंपनी से, ऑक्यूपायर से, लेकिन उसे करना क्या है, उसे ध्यान रखना है कि जितने भी वेलफेयर मेजर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस पढ़े हैं, इन चीजों को कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? और अगर नहीं हुआ तो वेलफेयर ऑफिसर इसकी सूचना देंगे चीफ इंस्पेक्टर को, फैक्ट्री के इंस्पेक्टर को। तो यहां इन्होंने क्या बोला कि नो पनिशमेंट कैन बी इम्पोज्ड ऑन वेलफेयर ऑफिसर विदाउट प्रायर सेक्शन ऑफ व्हाट। अब देखिए, चीफ कमिश्नर ऑफ फैक्ट्री है, चीफ इंस्पेक्टर भी नहीं है, बहुत बड़ा पोस्ट हुआ। कह रहे हैं कि चीफ कमिश्नर ऑफ फैक्ट्री से पूछे बिना इनको क्या नहीं करेंगे, सजा नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि तब तो आप इसको इतना पनिश कीजिएगा कि ये बेचारा देखेगा ही नहीं कि कौन सा वेलफेयर चीज क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, और कौन सा वेलफेयर मेजर नहीं लिया जा रहा है। लेकिन हाउएवर सिंपल ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन एज पर अपॉइंटमेंट इज नॉट पनिशमेंट एंड सच टर्मिनेशन ऑर्डर इज वैलिड। कहा गया कि अगर कोई जो है वो टर्मिनेशन का ग्राउंड दिया हुआ था कि अगर इनडिसिप्लिन एक्टिविटी किया या अनइथिकल एक्टिविटी किया या चोरी करता हुआ पकड़ा गया, अगर ऐसे किसी ग्राउंड पे आप उसको टर्मिनेट कर रहे हैं तो नो रिक्वायर, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रायर कंसेंट ऑफ होम, चीफ कमिश्नर ऑफ फैक्ट्री। लेकिन ऐसे आप उनको पनिश नहीं कर सकते हैं। और ये कहां पे लिखा रहेगा, ये जो टर्म्स है ये आपको लिखा हुआ रहेगा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में, जो गलती से मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, इसी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में पढ़ाऊंगा। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जो होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर जो है आपका, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पूरा नाम है। ये बेसिकली जो है एक ऐसा लॉ है जो लॉ कहता है कि अगर कोई काम कर रहा है तो वो किस नियम कानून से काम कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। और उसमें जो लिखा है वो एम्प्लॉयर के ऊपर भी एप्लीकेबल है और एम्प्लॉय के। और उसमें लिखा हुआ है कि अगर रामदीन ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और वो पकड़ा गया, वही वेलफेयर ऑफिसर था और खुद चिमनी फैक्ट्री बन करके फैक्ट्री में घूम रहा था। समझ रहे हैं, ये चिमनी फैक्ट्री अल्लाह बनाकर। तो अगर ऐसा करते हुए जो है वो पकड़ा गया, या कहीं पे जो है वो रामदीन वेलफेयर ऑफिसर, उधर हरिया था, दोनों मिल करके, और चाहिए हाँ थोड़ा मेरे लिए भी लगाना, हाँ सब बढ़िया, हाँ लगा। अब अगर ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो लिखा हुआ था स्टैंडिंग ऑर्डर में इनडिसिप्लिन बिहेवियर का, इस केस में आपको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट।
ड्रिंक एंड ड्रग्स के साथ इन्फ्लुएंस होकर के आना अलाउड नहीं है, और मस्त वेलफेयर ऑफिसर होकर के सोचा मैं तो वेलफेयर ऑफिसर हूं, वेलफेयर करता हूं, और तब गंगाजल का सेवन करके आया। अब अगर इस केस में उसके ऊपर जो है वो एक्शन ले रहे हैं, तो मुझे बताइए क्या पूछना पड़ेगा? पनिश कर रहे हैं तो कहा नहीं, इस केस में नहीं। लेकिन अदर देन दिस, आप ऐसा ना हो कि बस और बस आपको बहाना चाहिए, तो वो बहाना बना करके अगर आप करेंगे तो उसके लिए आप अलाउड नहीं है, क्योंकि वो वेलफेयर ऑफिसर है, उसका काम ही आपको टोकना है, सबका ध्यान रखना है, और आपको इसी बात की खुन्नस हो गई और आपने उनको क्या कर दिया? पनिश कर दिया। तो कहा गया ये अलाउड नहीं है। और यही डिसीजन आया था अरुण कुमार बाली वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। ये दिल्ली का ही मामला हो गया। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको एनसीआर आप कह देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो फैसला ये आया कि अगर मान लीजिए कि आप किसी को टर्मिनेट करते हैं, और ये अगर आप किसी के ऊपर कोई जो है वो पनिशमेंट सुनाते हैं और वो पर्सन वेलफेयर ऑफिसर है, तो सिर्फ और सिर्फ वो तभी हो सकता है जब उसका ग्राउंड कहाँ दिया हुआ रहे? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ रहे, या उसके अपॉइंटमेंट के टर्म में दिया हुआ रहे। अगर इसके अलावा किसी चीज के लिए पनिशमेंट कर रहे हैं तो पहले क्या ले लीजिए? परमिशन ले लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी काम को ये बोल दे कि हम इसीलिए इनको ऐसा पनिश कर रहे थे। क्लियर है? अब अगर मान लीजिए कभी पूछ दिया गया, कैन अ वेलफेयर ऑफिसर बी पनिश्ड बाय द ऑक्यूपायर, ये क्वेश्चन हुआ, या ए वेलफेयर ऑफिसर, since a welfare officer is taking care of entire the welfare facility, conveniences and other activities, other facilities of employer, so he shall not be punished by the occupier in any circumstances. Comment. अगर ऐसा दे दिया तो क्या लिखिएगा? No. Welfare officer in general cannot be punished, for that need to take permission from chief commissioner of factory. But if the punishment has been given as per the employment, yeah, as per the Industrial Employment Standing Order Act, or as per the agreement for taking any disciplinary action, no need to take prior consent of what? Chief Commissioner of Factory. Clear है? तो ऐसे ही क्वेश्चन में देखिए बात तो यही है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का बस तरीका थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्लियर है ये चीज? ये था किसके बारे में? वेलफेयर ऑफिसर, और उसको क्या करने से लेकर के? पनिश करने से। चलिए हैजार्डस एक्टिविटी के बारे में करेंगे बात, पहले इतने को डन कीजिए। डन। करूं चेंज? नहीं। किनका पेन गिरा है? पिंक कलर का। पक्का किसी का खत्म हो गया होगा, है ना? इसीलिए गिरा हुआ है। करे चेंज? तभी ये फैसिलिटी मिलेगी, वरना नहीं। जिस लेबर ने पिछले 240 डेज नहीं किए थे पिछले साल, उसे इस साल ये फैसिलिटी, अगर उसने इस साल कर लिया तो उसे फैसिलिटी कब मिलेगी? फिर अगले साल। फिर से बोलिए। अगर पिछले साल 240 दिन नहीं हुआ तो इस साल ये वाला फैसिलिटी नहीं मिलेगा आपको। बाकी चीज जो छुट्टी मिलती है, बाकी चीज एज इट इज मिलेगा, ये वाली छुट्टी आपको नहीं मिलेगी।
पिछले साल, हाँ, उसने 240 दिन काम किया हो, ये जरूरी है। और जो ये 240 डेज होते हैं, इसमें अगर कोई स्ट्राइक हुआ या कोई और चीज हुआ तो वो काउंट नहीं होता, वो माना जाएगा कि आपने उस दिन काम किया था। अगर मान लीजिए कि कोई स्ट्राइक हुआ और वो स्ट्राइक लीगल था, इलीगल नहीं था, तो माना जाएगा कि आपने उस दिन क्या किया है, काम किया है। स्ट्राइक ऐसे थोड़ा होता है कि चलो स्कूल चले हम, ये स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक का तो अलग क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा स्ट्राइक किस चीज को कहते हैं और स्ट्राइक का क्या कंडीशन दिया हुआ है। इलीगल स्ट्राइक करने पे तो आपको सजा मिलेगी, वो है अलग एक्ट ही है, नाम ही है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पढ़ेंगे। हाँ, ये बहुत सारे पूछिए। नहीं, जिस समय आप छुट्टी ले रहे हैं उस समय आपका जो पोजीशन है वो बेनिफिट आपको मिलेगा। आप जिस समय 20 दिन या 15 दिन काम कर रहे हैं उस समय आप किस स्टेटस में हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और पिछले साल 240 दिन वाला क्राइटेरिया इसीलिए सबके लिए कॉमन है, बच्चा, बूढ़ा और जवान सबके लिए कॉमन है। तो अगर आप उस समय चाइल्ड थे तो आपको उस तो कभी भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले तो आप हमेशा 240 दिन पूरा हो जाएगा, तब तो आप एडोलसेंट में आ जाएंगे। तो वैसे केस में आपको क्या होगा, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अगर जिस समय आप इन करते हैं, इन कर रहे हैं और आप जो है वो उस दायरे में आ गए हैं, तो वो फैसिलिटी इस साल के लिए आप ले लेंगे। कौन सा वाला फैसिलिटी, 15 दिन पे 1 दिन की छुट्टी वाला। अगले बार फिर आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आप जो है वो उस दायरे से बाहर निकल गए। तो जिस समय आप काम कर रहे हैं, शुरुआत हुई उस समय आप 14 साल से, देखिए 14 साल से कम से पे तो काम ही नहीं कर सकते हैं, उम्र क्या होनी चाहिए। तो जिस समय आप काम करने के लिए गए, तो इस साल तो आपको मिलेगा नहीं, ध्यान से समझिएगा, इस साल मिलेगा नहीं। मिलेगा कब आपको, तो इसका मतलब पिछले साल जो आपने काम किया वो तो चाइल्ड के कैपेसिटी में किया, तो इस साल आपको 15 दिन पे 1 छुट्टी मिलेगा, बशर्ते आपने पिछले साल क्या किया था, 240 दिन काम कर दिया था, जब आपकी उम्र जो है वो 14 साल से ज्यादा थी और 15 साल से क्या था, कम था। अब जब आप अगले साल काम करने आए तो आपकी उम्र 15 साल और 15 साल या उससे ज्यादा पे तो हम कहते हैं कि आप किस कैटेगरी में आ गए, क्योंकि यहां पे यंग पर्सन नहीं, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में उस पहले साल में हर 15 दिन पे आपको क्या मिलेगा, 1 छुट्टी। जबकि आप 14 साल और 15 साल यानी 15 साल को क्या कर गए हैं, क्रॉस कर गए हैं। तो इस 15वें साल से लेकर के 16 साल तक आपको 15 दिन पे 1 छुट्टी मिलेगी। फिर इसके अगले साल जब आप जाएंगे तो आपको कितने पे कितनी छुट्टी मिलेगी, 20 दिन पे 20 डेज पे 1 छुट्टी। क्लियर है। जिस एज में काम पे इन कर जाते हैं वो देखिए क्या है। तो जब आप इन किए थे तो चाइल्ड थे, लेकिन कितने दिन पूरा कर लिए हैं, इस साल 240 दिन कर लिए, तो अगले साल आप चाइल्ड वाला बेनिफिट ले लीजिए, 15 दिन पे 1 दिन वाला। लेकिन उसके बाद वाले साल में क्या होगा, आप एडोलसेंट के कैटेगरी में ही रह जाएंगे और आपको 20 दिन पे 1 मिले। कोई बात नहीं, जिस समय आप इन किए थे तो क्या आप चाइल्ड थे, हाँ थे। तो 1 साल तक आपके पास मौका रहेगा कि पहले 1 साल तो 240 दिन दिखला दीजिए करके, और फिर उसके अगले साल में जो आपको छुट्टी मिलेगी
वो छुट्टी आप चाइल्ड के अकॉर्डिंग लेंगे। कितने दिन पे? 15 दिन पे एक छुट्टी। क्लियर है ये बात? ताकि केस लॉ में कहीं, हाँ जी, चेंज करें। हाँ जी, कीजिए कीजिए, पहले नोट कर लीजिएगा तब कहानी सुनते रहिएगा। उन सब का तो हो गया था, इसीलिए पंचायत वो कर रहे थे। हाँ, कोई नहीं। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलने के बाद आपको लिखने देता हूं, ताकि आप ध्यान से लिख सके, सुनने के समय आपका ध्यान सुनने पे रहे। हाँ, जब नोट्स ही दे देता हूं तब तो कोई बात नहीं। हाँ जी बच्चे, आज कुछ मैसेज आया, मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ लग रहा था शायद हो गया है एग्जाम। तो वो ऐसा करती क्यों है? और मैंने तो उसका सारा चीज भेजा था, इसीलिए उन्होंने बोला कि बस उनको और जो जो उन्होंने बोला था सब मैंने बोल दिया कि कैश मेमोरी खाली कर लेने, ब्राउजिंग डेटा खाली कर देने, तो वो सब मैंने कन्वे कर दिया था। उन्होंने एश्योर भी किया था कि कुछ भी होगा बच्चे का ये नहीं होगा दिक्कत। तो मैं तो 100% कंफर्म था कि इस बार तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हालांकि मॉक टेस्ट नहीं देने के कारण उनका इशू नहीं आया था, क्योंकि वहां उन्होंने बोला हम इसके कारण कोई इशू नहीं करेंगे। वो तो उनके ऊपर, वो तो कंपलसरी नहीं है। तो वेबकम स्टार्ट ही नहीं किया। तो वो मना, तो डिनाई कर दिया होगा। तो ऐसा कैसे होगा? वेबकैम के सामने नहीं रहिएगा तो आप तो छपाई कर रहे हैं, देखने वाला कौन है? प्री टेस्ट नहीं बच्चे, नॉर्मल टेस्ट CACT, उनको दोबारा मौका देने, एग्जाम का मौका भी दिया गया। क्या? अगर कोई कारण हो जाता है टेक्निकल, जैसे इन लोगों को 1 तारीख का शेड्यूल किया गया है, तो आपका 30 को हुआ था ना, 30 के बाद फिर 2 तारीख को, 1 तारीख को हुआ है, 31 नहीं फिर 1 को हुआ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गए थे तो दोबारा इन लोगों को मौका दिया गया। एक्चुअली एक बार गड़बड़ हो जाता है ना तो बच्चे भी थोड़ा डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, इसी में ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज तो आसान है, घर बैठ के एग्जाम देना, करना क्या है। वैसे मैं इस चीज के तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, पता नहीं इंस्टीट्यूट कर रही है, हम लोगों ने तो हर बार बोला है। ऑफलाइन क्या, या आप सेंटर पे कंप्यूटर में लीजिए, लेकिन आपके अपने सेंटर होने चाहिए, ताकि वहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो कि कुछ हो जाए तो से बदल दिया जाए सिस्टम। घर पे तो बच्चे के पास पता चला कुछ मिसहैपनिंग हो गया, या एकाएक जो है वो उसी रूम में दादी आ गई, नानी आ गई। हाँ, तो उसमें तो एरर आता है ना, दिया हुआ है। उससे क्या पता ये टंकी भरने की आवाज है, वो तो साउंड को लेगा ना, इसका मतलब कोई बताना तो नहीं चाह रहा है। अच्छा, ऐसे भी मैसेज आते हैं? अगर साउंड वगैरह आएगा ना तो ऐसा होगा। अगर आपके रूम में कोई साउंड वगैरह नहीं आ रहा है तो ये सब मैसेज नहीं देगा। अगर किसी कारण से कोई साउंड आ गया, कस के जो है वो 4-5 बार डॉगी ही भूख दे नीचे, तो भी आ जाएगा।
नहीं तो दिखना चाहिए ना, पोजीशन इस तरह से करना रहता है, उसमें एआई लगा हुआ है, कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं है, वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर उसको जरा सा भी कुछ दिखेगा तो वो तुरंत इशू करेगा। डन। क्या वो सीएसईटी के बारे में पूछ रहे थे। नहीं, इसका मतलब हुआ कि चाइल्ड जो है वो कोई किस एज में कहलाता है, 14 ईयर्स टच्ड एंड 15 ईयर्स नॉट कंप्लीटेड, यही है। तो जब वो काम करने के लिए आया था तो उनका कहना था कि बच्चा 14 साल 2 महीने का, तो चाइल्ड कहलाएगा। लेकिन वो पिछले साल 240 दिन काम करेगा, यानी अभी तो काम कर नहीं आया, 14 साल से छोटा बच्चा तो काम ही नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसकी उम्र कितनी है, 14 साल 2 महीने, तो काम करना शुरू किया। अब इस साल 240 दिन काम करेगा, तब तो वो 15 साल 2 महीने का हो गया। तो जब वो अगले साल कितने दिन काम करेगा तो उसे एक छुट्टी मिलेगी, 20 दिन पे एक छुट्टी या 15 दिन पे एक, क्योंकि ये तो चाइल्ड के लिए है 15 पे एक, वो तो चाइल्ड रहा नहीं। तो इस केस में जहां से उसने काम करना शुरू किया उस दिन से उसका पोजीशन माना जाता है। तो वैसे केस में उसे पहले साल 15 दिन पे कितनी छुट्टी मिलेगी, एक छुट्टी, जो अब वो काम करेगा। ये था क्या, हो गया सबका? हाँ जी। फिफ्टीन का तो हो ही जाएगा, तो इसीलिए अगले साल एक बार उसे 15 दिन पे कितनी छुट्टी मिलेगी, एक। और उसके अगले साल वो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, नहीं, अगले साल वो ट्रीट किया जाएगा एडोलसेंट की तरह, मतलब एडल्ट वाला, उसके ऊपर सारे प्रोविजन लगेंगे। यानी कितने दिन पे एक छुट्टी, 20 दिन पे एक छुट्टी। आइए अब देखिए, ये जो हमारा हैजार्डस प्रोसेस है, ध्यान से समझिएगा, हैजार्डस और इलीगल ये दोनों अलग अलग चीज है। इलीगल का मतलब होता है कि कोई भी उस काम को नहीं करेगा, लॉ ने उस काम को करने से क्या किया हुआ है, मना किया हुआ। उस वर्क को कौन सा वर्क बोल देते हैं, उसे इलीगल वर्क बोलते हैं। और हैजार्डस वर्क का क्या मतलब है कि ये वर्क इलीगल नहीं है, लेकिन अगर इस वर्क को इस तरह से नहीं किया जाए तो यहां पे अगर कैजुअलिटी होगी, यहां पे अगर मिसहैपनिंग होगा तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी, बहुत ज्यादा जो है वो लोगों का या सामान का क्या होगा, नुकसान होगा। जैसे अगर यहां पे कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में यहां पे ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे जो है वो गैस प्लांट होता और तब वहां पे मिसहैपनिंग होगी, तो मुझे बताइए ज्यादा कैजुअलिटी होगी या नहीं। अगर मान लीजिए किसी जगह पे चेयर बनाने का काम होता है और वहां पे कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो वैसे केस में ज्यादा नुकसान होगा, या जहां पे गैस, मीथेन गैस वगैरह या जहरीला गैस वगैरह बनता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया में होता है, बेहोश करने के लिए गैस का यूज करते हैं। ये भी तो जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में तो दुनिया भर के ऑपरेशन होते हैं। उस ऑपरेशन में लोगों को बेहोश करने के लिए अलग अलग तरह के गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिपेंड करता है उनका हेल्थ कैसा है और वो किस तरह का उनको आदत है। अगर जैसे मान लीजिए कि संध्या, कसक, इन लोगों का अगर ऑपरेशन हो रहा हो, इनको जो है वो अगर बेहोश करना रहे तो इनको तो बेहोश करने के लिए किसी का सॉक्स भी सुंघा दिया जाएगा, तो इनका बेहोश और क्या कर दिया जाएगा, ऑपरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे इतने ही दुबले पतले लोग, लेकिन अगर इनको आदत गुटखा खाने का, टोबैको खाने का, या झूम बराबर झूम गंगाजल का सेवन करने का, चिमनी फैक्ट्री का, तो ऐसे लोगों को बेहोश होने में ज्यादा समय लगता है और इनके लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैस का क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल। इसीलिए देखिएगा अगर किसी का ऑपरेशन होता है घर में, या किसी का हुआ हो, या कभी वो अटेंडेंट के रूप में गए हो, तो उनसे पूछा जाता है आप कोई नशा करते हैं, कुछ ये करते हैं, बीपी चेक होगा, सब कुछ चेक होगा। और अलग से एक पर्सन होता है, उनका नाम होता है एनेस्थेसिया एक्सपर्ट, और वो खड़े रहेंगे पूरे ऑपरेशन के दौरान। ऐसा ना हो पेट चीरा हुआ है और अब होश आ गया, पॉसिबल। और उस केस में क्या किया जाता है, फिर से जो है वो
गैस उस, लेकिन ये नहीं ज्यादा ज्यादा देगा तो वही गैस ज्यादा देगा तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो तो बेहोश करने वाले ही चीज। जैसे नींद की दवाई सोने के लिए होती है, ज्यादा खा लिए तो भी सोएंगे हमेशा के लिए, ये कुछ घंटे के लिए, वो ज्यादा, तो वैसे ही वो बेहोश करने के लिए ज्यादा दिया जाएगा। तो ये मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रहा था, सुनेंगे ये दर्द भरी कहानी। हाँ, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, स्टोन था गॉल ब्लैडर में। तो मैंने बोला कि मैं सिर्फ गरीब हूं, मेरे सर्कल वाले सब लोग बड़े अमीर हैं। तो फ्रेंड में जो है वो ऑर्थोपेशियन, सारे लोग पहचानते हैं, जानते हैं। तो पहचान के ही डॉक्टर, पहचान का एनेस्थेसिया वाला, तो सब अगर पहचान के रहे तो वहां ऑपरेशन और खतरनाक हो जाता है। कैसे, वो देखिए। वो लोग चाहते थे कि इनको ज्यादा जो है वो एनेस्थेसिया ना दें, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन मजबूरी है, नहीं देंगे तो आदमी को पेन होगा। तो उन्होंने ना बहुत सावधानी से, इतना कॉशस, वो बोले हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है तो भी हम इतने कॉशस नहीं होते हैं, नहीं होता है, कोई पहचान का रहा तो थोड़ा ज्यादा ये। और जब उन्होंने हिस्ट्री और ये पूछा तो पता ही था कि ये तो चाय कॉफी भी नहीं पीते, क्लास 3 के बाद से मैंने चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं पिया है। तो जो लोग ना चाय ना कॉफी ना बाकी किसी तरह का नशा करते हैं तो वो और जल्दी बेहोश होंगे अगर उनको कम डोज देना है एनेस्थेसिया का, वरना उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए मास्क, अभी तो आपका कोरोना है इस कारण से, जब कोरोना का दौर नहीं भी शुरू हुआ था तो भी पॉल्यूशन वगैरह के कारण भी मैं मास्क लेके ही निकलता था, निकला तो क्योंकि पॉल्यूशन रहता ही था। तो उन्होंने जो है वो उतना ही हिसाब से दिया, और मैं महसूस कर रहा हूं, जब स्टिच लग रहा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ सुई की तरह ऐसे घुस रहा है और खींचा जा रहा है, तो धागा जैसे खींचने पे नहीं होता है महसूस, वैसे हो रहा है। और मैं बोलना भी चाह रहा हूं और मुझे लग रहा है कि शायद मैं बोल रहा हूं। मैंने बाद में उनसे पूछा था कि मैं कुछ बोल रहा था, आप लोग सुन नहीं रहे थे? बोला आप तो बेहोश थे। तो कैसे? बोला नहीं, मैं बोल रहा था, और अपने तरफ से मैं उनको ये बोल रहा था कि एनेस्थेसिया दो, यही बोलते, पढ़ा लिखा पेशेंट भी खतरनाक और उसको जानने वाला अगर डॉक्टर है तो भी खतरनाक। मैं बोल रहा हूं कि एनेस्थेसिया का डोज बढ़ाओ, मुझे महसूस हो रहा है पेन, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन शायद हो सकता है उस बेहोशी में आवाज नहीं निकल रहा और मैं समझ रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं। और मैंने पूरा वो चीज महसूस किया था कि आवाज, वो महसूस की वो धागा आर पार जो है वो खींचा जा रहा है। तो इसीलिए लेकिन हाँ, बहुत अगर मैंने वो सह लिया तो इट वॉज गुड फॉर मी। जैसे अगर आपके सर में दर्द हुआ है, मजबूरी में मैं सेराडॉन खा लेता हूं, बट अगर बिना खाए आपका ठीक हो जाए तो वो बेहतर है। हमेशा हार में जो मैं खा रहा हूं कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रहा है हार्ट को, किडनी को, जो भी मैं खा रहा हूं। सर दर्द भले ठीक कर दे रहा है लेकिन बाकी पोर्शन को क्या कर रहा है, डैमेज। इसीलिए आप देखिएगा बहुत सारे लोग सर्दी वगैरह में दवा नहीं खाएंगे, ठीक है 7 दिन में ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जो है वो दवा नहीं खाएंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं और ये बुरा भी नहीं है, हाँ, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग 7 दिन ऐसे बैठ थोड़ा ना सकते हैं, और सूसू करके कितना आपको पढ़ा पाएंगे, नहीं है, प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मजबूरी में क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है। तो यहां पे कह रहे हैं कि हैजार्डस प्रोसेस इज नॉट व्हाट, इज नॉट इलीगल प्रोसेस। हैजार्डस प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं कि जहां कोई ऐसा एक्टिविटी होता है कि उस एक्टिविटी में अगर ध्यान ना रखा जाए और वहां पे कोई मिसहैपनिंग या कोई एक्सीडेंट होगा तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होगी। जैसे कहीं पे पेस्टिसाइड्स बनते हैं, तो पेस्टिसाइड्स जो है हम पीते हैं हर दिन, रोटी में भी खाते हैं, दाल में डाल के थोड़ा खाते हैं, क्या ऐसा करते हैं पेस्टिसाइड? नहीं, हार्मफुल है, ये जो है वो जहरीला होता है। पेस्टिसाइड का मतलब कीटनाशक दवाइयां। क्या हुआ? पेस्टिसाइड्स का मतलब कीटनाशक दवाई। तो कीड़े मारने के लिए जो दवाई का इस्तेमाल होता है, किसान जो छिड़काव करते हैं अपने जो है वो फसलों पे, लेकिन अगर मान लीजिए कि उस चीज को बच्चे के रीच में रखा जाएगा और बच्चा ने पी लिया, बहुत बार आपने सुना होगा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ भी है कि घर में कहीं रखा हुआ था, छोटा बच्चा था और पी लिया, डेथ हो गई। या कितने बार बड़े लोग गलती से पी लिए। एक तो बहुत शॉकिंग सा जो है वो न्यूज ही था, एक बच्चा स्कूल से आता है और फ्रिज में जो है वो से बॉटल निकाला और पानी पीना था, पी लिया, और उसकी मम्मा ने ऐसे ही 2 लीटर वाले बॉटल में जो है वो एसिड खरीद के रखा था। और क्या दिमाग में आया कि उन्होंने उसको क्या कर दिया,
फ्रिज में रख दिया। बच्चा स्कूल से आया और पूरा गला दर्द, ये मुश्किल से 1 महीने पहले की बात हुई होगी और दिल्ली की घटना है ये। मंगोलपुरी या जहांगीरपुरी, इन दोनों में से कोई एरिया था, थोड़ा सा मैं बाकी इन दोनों में से किसी एक ही में था, बस इसी दोनों में कंफ्यूजन होगा। बच्चे की डेथ हुई तो पूरा जल गया, पूरा फूड पाइप जल गया। बच्चा था, ठंडा लगा, 2-4 घुट के बाद, यहाँ तो एक छोटा सा मुंह में गया तो मुंह को जला देगा, और वो तो सॉलो कर लिया। तो इसीलिए कहा गया कि इन चीजों के लिए वार्निंग दिया रहता है कि इसे कहाँ रखें, किस जगह स्टोर करें। और खास तौर पे जो साइकिल वालों से मिलता है, वो साइकिल पे जो बोल बोल के जा रहे होते बॉटल, प्लीज उसका इस्तेमाल मत किया कीजिए। आज के समय में आपके पाइप जाम हो गए, कुछ हो गए हो, सबके लिए एक से एक सोफिस्टिकेटेड और टू द पॉइंट सॉल्यूशन आता है। उसके लिए जो है वो एक अलग तरह का 25 रुपीज में जो है वो क्लीनर आता है, पाउडर जैसा, वो गिरा दीजिए और उसके बाद अपने ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एसिड वगैरह, वो अगर किसी के हाथ पे वैसे गिर गया तो खतरनाक है, और वैसे में आप उसको कहाँ रख रहे हैं? फ्रिज में रख रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि फिनाइल को जो है वो बच्चे ने पी लिया, ये समझ करके कि दूध का बॉटल रखा हुआ है, तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और इसका लिस्ट जो है हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। किस शेड्यूल में? फर्स्ट शेड्यूल में। और शेड्यूल इज नथिंग, ये एक लिस्ट होता है, और वहां पे ये लिखा हुआ है कि इन तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हैजार्डस प्रोसेस बोलेंगे। और कहा कि इसमें क्या लेने की जरूरत है? स्पेशल केयर लेने की जरूरत है। और इसमें इन्होंने बोला है कि आपको कुछ खास कंप्लायंसेस पूरे करेंगे, चाहे वो आपके पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड हो या आपका वो है वो साइट अप्रूवल से रिलेटेड हो। अगर आप एक नॉर्मल फैक्ट्री बना रहे हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में शामिल नहीं है जो एक्टिविटी, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई गैस बना रहे हैं या आप कोई पेस्टिसाइड जैसा चीज बना रहे हैं या कोई और जो है जैसे हिट वगैरह बनता है, हिट मच्छर मारने के लिए, ये सब जो है वो हैजार्डस प्रोसेस में आते हैं। वो जो मॉस्किटो कॉइल होता है, सब हैजार्डस किस में आते हैं? प्रोसेस में। कहा कि इन चीजों को जब हम बनाते हैं तो अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, और भी लिस्ट दिया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहला काम होगा, साइट अप्रूवल कमिटी जो है वो अप्रूवल देती है कि उस जगह पे ये एक्टिविटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जब ये साइट अप्रूवल कमिटी अप्रूवल देती है तभी वहां पे वो फैक्ट्री लग सकता है। और उसमें वो क्या देखते हैं कि यहाँ कितना डेंस एरिया है, यानी यहाँ आबादी अगल बगल कितना है, कितने दूर पे आबादी है, प्लस जिस तरह का प्लांट मशीनरी लगाया जा रहा है, क्या ये प्लांट मशीनरी इस तरह के सॉइल में, इस तरह के मिट्टी में जो है वो टिक पाएगा? ऐसा तो नहीं है कि वो धंस सा जाएगा, क्योंकि हर जगह की मिट्टी उतना टाइट नहीं होता है। जैसे कुछ तरफ देखिएगा, बहुत सारे एरिया है जिस एरिया में 8-10 फीट ही खोदे जाने पे दिल्ली में कहीं कहीं पानी आ जाता है, कहीं तो बहुत गहराई में आता है, लेकिन कहीं पे लोग नींव खोदने लगते हैं, उसी में पानी निकलना क्या हो जाता है? शुरू। इसका मतलब उन जगहों पे बड़ा फैक्ट्री लगाया नहीं जा सकता है। और वहां पे जब घर भी बनते हैं तो वो घर भी पहले जो है वो पूरा का पूरा यहाँ से वहां तक रॉड बिछाया जाता है, जमीन पे एक लिल्टर बनाया जाता है तकरीबन 1.5 फीट का। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वही मकान जो है भूकंप वगैरह में क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं या धंसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ये भी भूकंप प्रोन जोन ही तो है जो दिल्ली का इलाका है। तो कहा गया कि इसके लिए आप गवर्नमेंट को जो है वो देंगे। अगर आप कौन सा वर्क कर रहे हैं, हैजार्डस प्रोसेस में है, गवर्नमेंट जो है वो इसको रेफर कर देगा किसके पास? साइट अप्रूवल कमिटी के पास। और साइट अप्रूवल कमिटी का काम है कितने दिन के भीतर? 90 डेज के भीतर जो है वो एग्जामिन करके रिपोर्ट दे दे कि इस जगह पे इस प्रोसेस के लिए फैक्ट्री बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। क्या ये सारे केसेस में करेंगे? कहा कि अगर हैजार्डस प्रोसेस है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। बाकी केस में जो है डिपेंड करता है किस नेचर का है, लेकिन अगर शेड्यूल 1 में है तो करना ही पड़ेगा। कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, किनको? कंसर्न्ड चीफ इंस्पेक्टर को, कि हम कौन कौन सा चीज बना रहे हैं और ये किस तरह का जो है वो प्रोसेस है। एक्यूरेट अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे सीमेंट हैजार्डस प्रोसेस में आता है, पेस्टिसाइड्स हैजार्डस प्रोसेस में आता है, केमिकल बनाना हैजार्डस प्रोसेस में आता है, हीट, ये सारे चीज किस प्रोसेस में आते हैं? हैजार्डस। पेंट बनाना, पेंट जो बनता है वो सब हैजार्डस प्रोसेस में आते हैं।
कहा गया कि इन जगहों पे लोगों का हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट होता है। पत्थर का जहां पे प्रोसेस होता है, काम होता है, हेजार्डस में आता है, सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, जो वर्कर वहां काम कर रहे थे, फेफड़े की बीमारी है। तो ऐसे केस में लगातार और क्विक इंटरवल पे उनका जो है वो हेल्थ चेकअप कराया जाता है। बाकी जगहों पे उतने जल्दी हेल्थ चेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कौन से एक्टिविटी में हैं, हेजार्डस में है, तो आपको अपने प्लेस पे हेल्थ चेकअप अपने पैसे से ऑक्यूपायर को कराना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए कि अगर किसी के फेफड़े में या किसी ऑर्गन में हमें लगेगा कि कोई इंफेक्शन हो रहा है, तो शुरू के केस में अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, शुरू के केस में अगर पता चल जाए तो हम उसको जल्दी क्योर कर सकते हैं। देखते हैं लास्ट स्टेज में तो छोटा बीमारी भी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर कैंसर जैसा बड़ा बीमारी भी पहले स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो लोगों की जान बच जाती है ट्रीटमेंट से। जैसे सोनाली बेंद्रे, लीजा रे, कुछ ऐसे, युवराज सिंह, तो कुछ ऐसे जो है वो लोग हैं जिनकी जान बची है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जान नहीं भी बची है, और बड़े बड़े जो हैं वो सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी नहीं बचे थे। उन्हीं में से एक थे शायद अरुण जेटली, उनके साथ भी यही था। अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनको भी यही, लेकिन बहुत बाद में डिटेक्ट हुआ था, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन ये बीमारी ही ऐसा है कि कितने बार डिटेक्ट ही नहीं होगा। मतलब आप नॉर्मल रहते रहेंगे, और जब एकाएक आपको लगेगा कुछ हो रहा है और डायग्नोसिस कराते हैं, तो कभी कभी एक ही बार स्टेज 3 पे पहुंच जाता है, जहां के बाद सर्वाइव करना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो वही कह रहे हैं कि हेल्थ हैजार्ड ना हो, इसके लिए एक्यूरेट अप टू डेट क्या करेंगे, हेल्थ रिकॉर्ड रखेंगे। किसका, कैसे वर्कर का, जो हु आर एक्सपोज टू एनी वॉट, जिसको सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है वहां पे, एक्सपोजर यहां खराब सेंस में है, जो लगातार उस रेडिएशन के जोन में है उनको, क्योंकि जो ज्यादा रेडिएशन वगैरह वाले जगह पे होते हैं उनको जो है वो कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन से सेल डैमेज होता है, और डैमेज सेल अगर शरीर के भीतर है, सेल इज अलाइव नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई सेल डैमेज हो गया है या किसी सेल का जो है वो अनरीजनेबल ग्रोथ हो गया है, तो वही आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर वगैरह में कन्वर्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है घाव वगैरह बहुत दिन से अगर है, उसे पेन निकालिए, तो ऐसे केस में उसका क्या कराना चाहिए, तुरंत चेकअप कराना चाहिए। किसका, मुंह में पेन डालने पे नहीं, घाव वगैरह होने पे। In the event of occurrence of extraordinary situation, the central government may appoint कौन सा कमिटी, इंक्वायरी कमिटी, जो इन चीजों का क्या करेगा, छानबीन करेगा। सेटअप इमरजेंसी स्टैंडर्ड पहले से तैयार रखिए, क्योंकि आप हैजार्डस एक्टिविटी में है ना, तो चांसेस वहां ज्यादा हैं क्या होने के, मिसहैपनिंग होने के, और अगर मिसहैपनिंग हुआ तो नुकसान भी होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। तो इसीलिए पहले से ही वहां पे क्या करके रखिए, पहले से ही आप वहां पे इमरजेंसी स्टैंडर्ड को क्या कीजिए, फुलफिल कीजिए, सेटअप करके रखिए। वार्निंग अबाउट इमिटेंट डेंजर, लोगों को बता करके रखिए, कौन लोग जो वहां काम करते, कि देखिए आप जहां काम करते हैं, अगर वहां ज्यादा दिन लोग काम करेंगे तो सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी, फेफड़ा खराब हो सकता है, ये उनको बता करके रखिए, और उसके बाद ही उनको आप काम कराइए। और जब वो काम करने आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन कामों के लिए पैसे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको ये चीज क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल पे उनके क्या करवाना पड़ेगा, चेकअप भी करवाना पड़ेगा। परमिसेबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड कौन सा सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस। हमें पता है कि कुछ चीजें हमारे कहिए कि लाइफ के लग्जरी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यही चीज जहां बन रहा होता है वहां बहुत बुरा हाल रहता है। तो इन्होंने बोला है कि अगर आप कोई भी ऐसा चीज कर रहे हैं तो किस लिमिट के भीतर रखें, परमिसेबल लिमिट। टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसमें टॉक्सिक चीज निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन क्या कीजिए, ऐसे इक्विपमेंट लगाइए, ऐसा आप जो है वो वहां पे इंतजाम कीजिए जिससे वो उस लेवल से ज्यादा जो है वो ना हो जो हार्म करे। द ऑक्यूपायर इन एवरी फैक्ट्री सेल सेटअप कौन सा कमिटी, सेफ्टी कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कहां से, वर्कर और मैनेजमेंट, टू प्रमोट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर एंड मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। कहा गया कि जो सेफ्टी कमिटी होगा उसमें वर्कर के तरफ के भी लोग होंगे और किसके तरफ के होंगे, मैनेजमेंट, यानी एम्प्लॉय के तरफ से भी और एम्प्लॉयर के भी तरफ से। और कहा कि आप वहां पे जो है वो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करने में, तो कैजुअलिटी कम होगी। जैसे बाइक पे 3 लोग राइड ना करें, लॉ में है,
लेकिन अगर जो है वो घर वाले बोले कि अगर देख लिया 3 लोगों को बाइक पे तो शरीर तोड़ दूंगा, मुक्के मारूंगा, अब मुझे बताइए वो डिमोटिवेट होंगे ना, अवॉइड करेंगे, या उनको इतना ज्यादा एजुकेट किया जाए कि बच्चे इससे तो आपको ही नुकसान होगा, एक्सीडेंट होगा तो ये होगा वो होगा, बिना हेलमेट के चलाना, कहने की ये वो चीज है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को लोग क्या करेंगे, मीट करेंगे, दिया हुआ है कि आप उस जगह पे काम करेंगे तो आप जो है वो पूरा का पूरा ओवरकोट लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, रेडिएशन वाला चश्मा पहनेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। बोल तो दिया, ड्रेस भी दे दिए, राम दिन इतनी अकल है नहीं, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। तो रेडिएशन के कारण हमारे जो है वो बीच में से गौरैया नाम के, स्पैरो नाम के जो है वो पंछी तो विलुप्त ही हो गए। स्पैरो दिखते कहां हैं? तो होता कैसे नहीं है? यही रेडिएशन हमें और आपको भी तो नुकसान कर रहा होगा, लेकिन उस पर ज्यादा नुकसान किया तो वो इमिनेंट हो गया, वो प्रोमिनेंट हो गया। ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि जो चीज हमें नहीं पता चल रहा होता है, ऐसे करके मोबाइल जो है वो रोड पे रखिए, तो जमीन पे नहीं, हाथ में पकड़े हुए रोड पे, और ध्यान रखिए कोई लेके ना भाग जाए। और थोड़ी देर चलते हुए यहां से मेट्रो तक जाइए, आधे दूर आप नहीं पहुंचेंगे और ऐसे करेंगे तो आपको दिख जाएगा उस पर कितना धूल लगा हुआ है। जस्ट इमेजिन, वैसे कितने धूल आपके नाक के थ्रू पहुंचे होंगे और शरीर माथा कहां कहां पहुंचा होगा। तभी तो बराबर हेडेक, सर दर्द ये सब क्यों होता है। तो कम से कम एक लेयर छोटा भी मास्क रहेगा, नॉर्मल मास्क भी, तो कम से कम ये वाला धूल तो नहीं जाएगा, नहीं तो यही धूल तो हम ले रहे हैं। कम से कम चलिए, आप उसमें से केमिकल नहीं हटा सकते, धूल तो हटा सकते हैं, और वो तो जमा नहीं होगा जिसके कारण साइनस और बाकी चीजें होती है। नहीं हो तो आज ही कीजिएगा, ये ई रिक्शा पे जा रहे हैं ना तो भी बैठे रहिएगा और मोबाइल को ऐसे करके रखिएगा हाथ में, क्योंकि उस पर ज्यादा दिखता है, तब आप समझेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इन जगहों पे हम उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, क्या करने के लिए, कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको हम क्या करें, मीट करें। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है तो क्या पहन करके करें, ग्लव्स पहन करके। उसको दिया हुआ है लेकिन नहीं होता है, उस्ताद बनने में अरे कुछ नहीं होता, क्लास लिया, काम करना शुरू कर दिया, कुछ तो नहीं होता है। जब होता है तो फिर तब भी कुछ नहीं होता है। आइए अब यहां पे हम कह रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए तब पावर ऑफ इंस्पेक्टर आएंगे। लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ किन जगहों के लिए है? अगर हैजार्डस एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो जो पहले वाले प्रोविजन थे वो भी एप्लीकेबल होंगे या वो भी नहीं होंगे? हाँ जी, वो एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। इसको लिखिए। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा लैंग्वेज? हाँ, लिखा हुआ है अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, इसका मतलब हुआ जब तक खास सावधानी ना रखी जाए, रॉ मटेरियल और द इंटरमीडिएट, उस चीज के लिए, उस प्रोसेस के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, या उसके लिए जो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है उस दौरान जो भी प्रोडक्ट यूज किए जाएंगे, या जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा, या उस दौरान जो कोई बाय प्रोडक्ट बनेगा। बाय प्रोडक्ट मतलब आपने कोई चीज बनाना शुरू किया और उसके साथ कुछ और भी चीज बन करके तैयार हो गया। वेस्ट और इफ्लुएंट, चाहे उस दौरान कोई वेस्ट निकले या कोई इफ्लुएंट निकले, उनमें से किसी भी चीज को अगर स्पेशल केयर के साथ नहीं किया जाएगा तो वो आपके लिए हानिकारक है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैजार्डस। ये लॉ के लैंग्वेज है, और तभी तो मैंने उसको समझाया आपको आसान लैंग्वेज में, और आप उसको चाहे तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला लाइन भी है दिक्कत। कॉज मटीरियल इंपेरिमेंट, इंपेरिमेंट का मतलब होता है हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। मटीरियल का मतलब होता है वो चीज जो साफ तौर पे क्या हो, इविडेंट हो। तो मटीरियल इंपेरिमेंट का मतलब है कि उसका प्रभाव साफ तौर पे दिख रहा है टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन इंगेज्ड इन और कनेक्टेड देयर। तो वैसा पर्सन जो वहां पे उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसके हेल्थ पे उसका बुरा असर साफ तौर पे दिख रहा हो। रिजल्ट इन द पॉल्यूशन ऑफ जनरल इन्वायरमेंट, या उस एक्टिविटी के होने पे इन्वायरमेंट पे उसका क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे किसी भी एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? हैजार्डस प्रोसेस।
क्या? हाँ, साइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, ठीक है, यही नाम है, साइट अप्रेजल कमेटी। अप्रेजल मतलब जो उस चीज को क्या करने जाते हैं, देखने जाते हैं, छानबीन करने जाते हैं, और वो जो है वो उस चीज को देखेंगे और ठीक लगा तो अप्रूवल देंगे। अप्रेजल का मतलब ही होता है, देखते हैं एम्प्लॉय का अप्रेजल होता है। अप्रेजल इज व्हाट? इवैल्यूएशन, कि इस एम्प्लॉय को कितना इंक्रीमेंट दें, तो इसी के लिए अप्रेजल होता है। तो इसीलिए साइट को जाकर के छानबीन करना ही क्या कहलाता है? अप्रेजल करना। और अगर सब ठीक लगा तो क्या दे देंगे? अप्रूवल देंगे। वहां फैक्ट्री लगेगा, नहीं बोला तो फैक्ट्री नहीं लगेगा। लेकिन 90 डेज के भीतर ये देंगे। और इनका रिकमेंडेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो माने चाहे ना माने, लेकिन इनको 90 दिन के भीतर रिपोर्ट जरूर देना होगा। ये नहीं बोलेंगे कि पिछले बार भी तो मैंने रिपोर्ट दिया था, मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहां आपने माना था, ये वो नहीं बोल सकता। साइट अप्रेजल कमेटी का काम 90 डेज के भीतर अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि परमिशन दे या ना दे। कीजिए डन, लिखिए फटाफट। बताऊंगा बच्चे, हर जगह 3 नंबर का मतलब ये जो है वो बाटली वाला हाल नहीं है। अच्छा, आपने पहला क्लास नहीं किया था कि, अच्छा वो देख लीजिएगा। उसमें क्या है कि 3 नंबर का मतलब ये नहीं कि 3 मार्क्स के लिए इतना लिखेंगे, 5 के लिए इतना लिखेंगे और 7 के लिए इतना। खंभा या बाटली थोड़ा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर किसी चीज का कंटेंट बहुत ज्यादा है, जैसे हम लोग जरा सा अगर आ जाते हैं इसी टॉपिक में, अगर आप देखिएगा कि व्हाट आर द प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द लेबर वर्किंग इन द फैक्ट्री। अब इसको लेकर के कितने सारे पॉइंट हैं? बहुत सारे हैं। अब ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा 3 मार्क्स में भी, तो इसमें भी कम से कम 8 to 10 लाइन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर यहीं पे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए, और वो पूछा जाए हु शैल बी कंसीडर एज यंग पर्सन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, ये भी 3 नंबर के लिए पूछा गया। मुझे बताइए इसका कंटेंट थोड़ा सा है या नहीं? 14 साल वाला और 15 के बीच का और 15 से 18 से कम का, यही दो है ना। तो इसमें भी पूछा गया, और मान लीजिए ये 5 नंबर का भी पूछा जाएगा, तो भी इसमें आप 4 लाइन से ज्यादा लिख पाएंगे। और वहां पे 3 नंबर्स में भी बोला 3 मार्क्स के लिए भी 8-10 लाइन लिखने हैं। तो मार्क्स के बारे में जब भी लिखते तो ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन का कंटेंट कितना है, इस आंसर का, उस कंटेंट के बेसिस पर लिखते हैं। वही सब सिखाऊंगा, जब पहले कुछ पढ़ेंगे तब ना सीखेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया तो एक ही एग्जाम्पल ना मुझे मिला, ऐसे ही करके जब बहुत सारा चीज खत्म हो गया रहेगा तब बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए इस छोटे से चीज में इतना ही। ऐसे ही अगर आप मॉड 1 किए थे तो स्टॉप लॉस पढ़ाया था। मिश्रा बंधु कुछ याद है क्या है स्टॉप लॉस? उतने पे ही बिक जाएगा, उससे जो है वो उतने में ही सेल हो जाएगा, उससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। अब ये है ही 2 लाइन का कॉन्सेप्ट। तो ये 3 नंबर में भी पूछा जाएगा तो 2 ही लाइन लिखेंगे। ये नहीं कि अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना धूम मचा दे 1 2 3 4, तो ये नहीं कि और भी चीज लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 3 नंबर का है, 5 नंबर का है। तो इसीलिए आंसर कॉलेज वाला नहीं, इसमें कंटेंट के बेसिस पे लिखेंगे। सब बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। जिंदा रहा तो बताऊंगा ही, नहीं रहा तो कोई और बताएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या कर लेते हैं, कंटेंट पहले इकट्ठा कर लेते हैं और तब उसमें जो है वो काम करेंगे। एक ही ओवरऑल यहां हर दिन ही टेस्ट होता है। अभी आप शुरू तो कीजिए, अभी तो आपकी पार्टी शुरू ही हुई है। अभी तो आप पहले ही चैप्टर में देखिएगा, ये चैप्टर खत्म होगा फिर क्या होगा, कुछ नहीं बताया जाता है यहाँ पे। टेस्ट के लिए कुछ भी नहीं आपको पता रहता है। आप आते हैं अभी, अच्छा अभी आप ग्रुप वगैरह में ऐड नहीं हुए हैं ना? नहीं हो गए रहते तो पता चला था। परसों ही एक मैसेज आता है कि आधे घंटे आप प्रिपेयर कीजिए, ओरल टेस्ट होगा, या आप ये क्वेश्चन 45 मिनट के लिए लिख के रखिए, उसके बाद क्लास शुरू होगी। तो हर तरह का
हर वो धप्पा दे दिया जाता है जिससे एग्जाम में कोई धप्पा ना हो। बचा हुआ है? तो ये लोग ग्रुप में नहीं है? कौन लोग बच जाते हैं? हाँ मिलेगा ही धप्पा, उनको भी मिलेगा, उनको उस ग्रुप में धप्पा देंगे, आपको दोनों ग्रुप का धप्पा देंगे। आप उनके कारण क्यों परेशान होते हैं कि आप ज्यादा देर करते ही, आप उनको भी दोनों ग्रुप में ले आइए। अब वो एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो वो तो जिएंगे, लेकिन फिर ये भी तो सोचिए, आप सीनियर कहलाएंगे और आप उन्हें बोलिएगा ए फेचा, कुछ भी करे, लेकिन सीएस में जो है वो क्या बोलेंगे, आप जब अगली बार उनसे बात कीजिएगा दिसंबर फरवरी के बाद, तो आपको बोलेंगे ओए फेचा उधर बैठ। नहीं नहीं ऐसे मत बोलिए। मेरे स्टूडेंट एग्जाम अगर देते हैं, अच्छा नहीं नहीं, एक टेस्ट के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि आपका मॉड 1 नहीं रुकेगा, उनका दोनों नहीं रुकेगा। रुकने का मतलब आपको पता है, स्टूडेंट कुछ नहीं करता है, यहाँ पे टीचर ही सुसाइड करता है, क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे जो है वो अपने रिजल्ट की चिंता है। मैं अपना रिकॉर्ड थोड़ा ना खराब होने दूंगा, इसीलिए मैंने बोला कि पहले तय कर लीजिए कि मॉड 1 या दोनों। चलिए नेक्स्ट, ये भी है। पच्चीस फरवरी को आप मॉड 2 वाले कहलाएंगे, और वो कहलाएंगे कि वो किस ग्रुप में हैं, वो प्रोफेशनल में है। छह महीने पहले वो आपसे जॉब करेंगे तो तकरीबन कितना भी कम होगा, 9-10 लाख रुपए वो उस अब कैसे, अब तो वो आगे निकल गए। ये ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा ना हो, देखिएगा आपको एग्जाम के दिन वो किडनैप ना करवा दे, मुझे डर है। या अगर एग्जाम के समय में आपको वो बुलाएं ग्रुप 2 वाले दिन, ग्रुप 1 तो वो भी देंगे कि इधर से ही चली जाना, कुछ बना हुआ है खा के चले जाना, प्लीज मत जाइएगा। पता चला आप खाए वहीं और नींद में हैं, और नींद टूटा तो फिर और नया डिश भी रखा हुआ है सामने। देखिए कभी कभी ना पेरेंट्स मुक्का भी देते हैं, और तब हमें समझ में आता है। और मैं तो ऐसा बच्चा था, मुझे कोई समझा नहीं सकता था, क्योंकि मैं अपने आप को ही बहुत अक्लमंद समझता था। तो मुझे बस एक ही आदमी जो है वो कुछ कह सकते थे, वो है पापा, वो भी समझाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था ये कैसे समझेगा। मुक्के मारते थे, मैं वो काम करता था। सीधे जो है वो ऑर्डर इज ऑर्डर, नो आर्गुमेंट, सीधे बोल देते थे हाँ ये करना है, और नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। तो फिर आवाजें आती थी धम धम धमाधम धम, और फिर पापा जी मैं वो करने ही वाला था। नहीं, मैंने आपको बोला था कि इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एग्जाम देना ना देना आपके हाथ में है। अच्छा, क्योंकि मैंने बच्चों को ये बताया था कि अगर आप जैसे एग्जाम का रिजल्ट निकलता है ना, 25 को निकलता है, 25 फरवरी को निकलेगा। जो बच्चा इस बार 2024 है ना, इस बार तो 28 का ही 29 का महीना होगा फरवरी, तो 29 फरवरी तक जो एडमिशन करा लेगा प्रोफेशनल में, वही सिर्फ जो है वो दोनों मॉड दे पाएगा दिसंबर में। और अगर आपने जो है वो 1 मार्च को कराया, तो आप चाह के भी बोथ मॉड नहीं दे सकते। तो मान लीजिए एडमिशन लेने में क्या, एडमिशन तो वैसे भी आपको लेना है प्रोफेशनल में, जब आप एग्जीक्यूटिव पास कर गए तो ले लीजिए। और एग्जाम के फॉर्म तो अक्टूबर में भरे जाते हैं, उस समय जो भरना होगा वो दीजिएगा, लेकिन समय पे ले लेना चाहिए। और आप लोग ने एडमिशन लेट तो नहीं लिया है कि आप चाह करके भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट से लिए हैं, एडमिशन ले लिया है टाइम पे। कब लिए हैं?
एडमिशन कब लिया है? ले लिया है ना? हाँ जी, क्योंकि अगर मार्च के बाद का है तो बोथ ग्रुप नहीं दे पाएंगे, अप्रैल के बाद का है तो तब एक ही ग्रुप दे पाएंगे। हाँ, अच्छा इस बार का ना सीएसईटी के कारण 31 मई है और ऐसे जुलाई है। हाँ, लेकिन इस बार वाले बच्चों को दिक्कत होगा, पता नहीं इन्हें दिसंबर में देने देंगे या नहीं, जो 30 तारीख को एग्जाम हुआ है। लेकिन अब तो ये तो इंस्टीट्यूट से गलती हुई, तो देखिए क्या आता है सर्कुलर, रिजल्ट के समय वो बताएंगे कि वो दिसंबर में कोई ग्रुप दे सकते हैं या नहीं, जो बच्चे का 30 को हुआ है एग्जाम। हाँ, अब उनके ऊपर है। कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं ना, वो पहले ही सोच के चलते उन्हें क्या करना है, वो टीचर को मौका नहीं देते हैं समझदारी दिखलाने का। वैसे केस में थोड़ी दिक्कत आती है। इमिटेंट होगा, इमिटेंट डेंजर, जो डेंजर आ सकता है। इमिटेंट का मतलब हो गया वैसा डेंजर जिसकी संभावना है, उसको बोलते हैं इमिटेंट डेंजर। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है वो हैजार्डस एक्टिविटी होते हैं, तो यहां खतरा आ सकता है। तो इमिटेंट डेंजर का मतलब भविष्य में होने वाला खतरा, पॉसिबल डेंजर उसको बोलते हैं, संभावना, खतरे की संभावना। हम बताएंगे किनको, अपने सारे के सारे जो है वो एम्प्लॉय को, कि देखिए भाई यहां इस तरह का खतरा है। किस चीज का? यहां पे काम करने वाले को सिलिकोसिस हो सकता है, यहां काम करने वाले को ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, या ऐसा कोई भी खतरा है यहां काम करने में। इमरजेंसी जैसे देखिए यहां पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यही हुआ इमरजेंसी स्टैंडर्ड को मीट करना। कल के डेट में अगर कहीं कोई चीज हो गई तो आपने उसका क्या इंतजाम कर रखा है? अगर आग लग गया कैसे बचेंगे लोग, अगर कहीं ब्लास्ट कर गया तो क्या व्यवस्था किया हुआ है, ये चीज, इसको बोलते हैं पहले से ही सेफ्टी स्टैंडर्ड को क्या करना है, मीट करके चलना है। उसी को बोलते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट करना का मतलब है कि हाँ जी, अरेंजमेंट फॉर सेफ्टी। हाँ जी। हम्म, हाँ जी, इसीलिए क्योंकि हैजार्डस एक्टिविटी है ना, वहां पे उस हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए ताकि अगले किसी जगह पे वैसी दुर्घटना ना हो, इसीलिए। हाँ जी, पूछिए क्या क्वेश्चन हो गया। उसका आएगा फरवरी के लास्ट में, मार्च के शुरू में। हाँ, करते हैं बात क्लास के बाद। ये मैं क्लास के बाद आपको बता देता हूं, या किसी का भी ऐसा कंफ्यूजन रहा तो ले लेंगे वो क्वेरी एक साथ। दोनों ही बात बताते हैं, उसमें प्रो कॉन्स क्या क्या है और क्या फायदे हैं, अलग अलग एक एक देने में या एक साथ दो देने में। चलिए ये फिलहाल डन कीजिए, वो एक लाइन भी।
और भी है। क्या बोलिए, क्या है? अपने कॉपी से पढ़ के बोलिए जब तक लोग लिख रहे हैं। पढ़ पाएंगे ना अपना लिखा हुआ? किसका लैंग्वेज बनना है? सीएस लॉ के लैंग्वेज समझने तो पड़ेंगे हीरो। कौन सा? ये देखिए कौन सा मैं पढ़ रहा हूं, बताइए। बाय द, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट अप्रेजल कमिटी, किसके द्वारा? पढ़िए, ट्रांसलेशन कीजिए, इंग्लिश तो आता है या ग्रामर पढ़ाऊं पहले? तो पढ़िए साथ साथ, क्या है तब ना होगा। आइए, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू, क्या है, हैजार्डस प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी। आपको साइट अप्रेजल कमिटी बनाना पड़ेगा। किनको बनाना पड़ेगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, बाई स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। किस चीज के लिए? ये साइट अप्रूवल कमिटी एडवाइज करेगी गवर्नमेंट को, किस मैटर पे? एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन्वॉल्विंग, क्या, हैजार्डस प्रोसेस। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो आएगा कि हमें फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है, लेकिन मैं काम कौन सा करूंगा? हैजार्डस। तो उसको एग्जामिन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाए? साइट अप्रेजल कमिटी। ठीक है, अब ये साइट अप्रेजल कमिटी शैल कंपलसरी है, इसीलिए शैल वर्ड का यूज किया गया, नहीं तो मैं लिखते शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री। एग्जामिन करेगा, इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस, जिसमें हैजार्डस प्रोसेस शामिल है, उसको क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, जगह पे जाएगा, देखेगा कि यहां कितना गड्ढा खोदा जा सकता है, कितने में जो है वो कोलैप्स नहीं होगा, यहां पे भूकंप वगैरह अगर आएगी तो कितना स्ट्रांग चीजों को बनाया जाए। और ऐसा करने के बाद क्या देगी? रिकमेंडेशन क्या होता है? अपना फाइंडिंग टू किनको? कितने सालों के भीतर? इसी जन्म में या अगले जन्म में? कितने दिन के भीतर? 90 डेज। मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से? जब से गवर्नमेंट ने उनके पास क्या भेजा, ये एप्लीकेशन भेजा, उसके कितने दिनों के भीतर? 90 डेज के भीतर। क्या इसमें समझ में नहीं आएगा? करेंगे तब। स्टेट गवर्नमेंट किनको भेजेगी? सबसे पहले तो ये कमिटी बनाएगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब आप फैक्ट्री बनाइएगा तो कहां बनाइएगा, मुझे ये बताइए? किसी न किसी जगह पे। और इंडिया में अगर कोई जगह है तो वो किसी न किसी राज्य में आएगा या नहीं आएगा? तो जिस स्टेट में आपका फैक्ट्री बनने जा रहा है, उस स्टेट गवर्नमेंट को आपने दिया एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन स्टेट गवर्नमेंट किसको भेजेगी? स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया हुआ है क्या? साइट अप्रेजल कमिटी। और वो सारे चीज की छानबीन 90 दिनों के भीतर करके रिपोर्ट सौंप देगी कि मेरे हिसाब से ये चीज यहां नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके बगल में ही जो है वो बच्चों का स्कूल है, या इसके बगल में ही जो है वो हॉस्पिटल है, या इसके बगल में ही बर्ड सैनिचुरी है, मतलब पक्षी और उनके लिए जो है वो उसको सैनिचुरी ही बोलते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ है, हिंदी में अभयारण्य या कुछ बोलते हैं, जू बोल दीजिए, जो समझिए। तो उनको बचाने के लिए वो जगह बनाया गया है। तो वहां सेफ नहीं है, क्योंकि वहां से ज्यादा पॉल्यूशन होगा, इन लोगों को नुकसान होगा। और उनको लगता है नहीं सब ठीक है, तो क्या बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए यहां पे कह रहे हैं कि जो इंस्पेक्टर हैं उनको क्या क्या पावर दिए हुए हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, इंस्पेक्टर जो है किसी भी जगह जाकर के जो छानबीन करेगा, वो जगह क्या होगा? इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो जगह क्या होगा? फैक्ट्री। और फैक्ट्री में जाकर के छानबीन किस बात के लिए करेंगे? फैक्ट्री में जाकर के ये छानबीन करेंगे कि जितने भी प्रोविजन आपने क्या किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो सारे के सारे प्रोविजन जो है वो फुलफिल हुआ है या? जैसे अगर वहां पे जो है वो हैजार्डस एक्टिविटी हो रहा है, तो क्या उनका रेगुलर इंटरवल पे हेल्थ चेक हो रहा है? अगर हो रहा है तो डेट बताओ, किस दिन इनका कौन कौन सा चेक किया? ट्यूबरक्लोसिस का चेक किया, कौन सा चेक किया, क्या चेक किया आपने? ब्लड का चेक किया, या जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट किया, क्या चेक किया है आपने? वो रिपोर्ट दीजिए।
वो सारा चीज बताइए कब हुआ है। दूसरी बात, आपने कितने दिनों पे सफाई करवाई, डिसइंफिशिएंट से कब करवाया था, पेंटिंग कब करवाई थी, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड मिट किया या नहीं, आपको जो इतने दिनों पे लिफ्ट और होस्ट इन सब का मरम्मत करवाना था, करवाया या नहीं करवाया, यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी है या नहीं, क्रेच फैसिलिटी है या नहीं, यहाँ पे जो है वो वॉशिंग वगैरह का है या नहीं, कूलर वगैरह है या नहीं, क्योंकि वहां कितने लोग हैं ये तो पता है उनको, उतने लोगों पे ये है या नहीं, ये सारा चीज चेक करने की जिम्मेदारी किनके ऊपर, ये है इंस्पेक्टर के ऊपर। तो जब इंस्पेक्टर आएंगे तो लिखा हुआ ही कैन एंटर एनी प्लेस विच इज यूज्ड और विच हैज रीजन टू बिलीव इट इज यूज्ड एज, जो भी जगह फैक्ट्री है या उसे लगता है कि ये जगह तो फैक्ट्री है लेकिन जानबूझ करके इन्होंने नोटिस वगैरह नहीं दिया है और चुपचाप यहां पे क्या कर रहे हैं, काम कर, जैसे मान लीजिए ये जगह फैक्ट्री नहीं, इसीलिए ये जगह फैक्ट्री नहीं, इसीलिए ये जगह फैक्ट्री इसीलिए नहीं क्योंकि यहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा है। अब जो फैक्ट्री होगा उसके ऊपर तो कंप्लायंसेस ज्यादा है, फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, तो मैंने कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया और मस्त नीचे के फ्लोर में ये और इधर वाले पे क्लास हो रहा है और पता चला कि इस रूम को हर तरफ से पैक कर दिया, आने का रास्ता इधर से कर लिया एक, और इसमें मस्त कौन सा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। अगर उनको ऐसा पता चलेगा तो भी उनके पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, एंटर एनी प्लेस, या तो वो फैक्ट्री है या ही हैज रीजन टू बिलीव कि इसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, फैक्ट्री की तरह हो रहा है। ही कैन मेक एग्जामिनेशन ऑफ प्रीमाइसेस प्लांट एंड मशीनरी, जो भी कंडीशन वगैरह को चेक करने के लिए। ही कैन रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रेस्क्राइब रजिस्टर और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फैक्ट्री, आपको जो रजिस्टर वगैरह बोला जिसमें मेंशन कीजिए कि किस डेट को कौन सा एक्टिविटी कराया, कौन सी सफाई हुई, कौन सी फैसिलिटी दी, तो वो आप क्या करेंगे, वो आप वहां पे मेंशन करेंगे, वो रजिस्टर मेंशन करें, मेंटेन करेंगे, वो डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करेंगे। टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स एंड मेक सच रिकॉर्डिंग एज ही कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनी एग्जामिनेशन। क्यों करेंगे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, तो फोटो लेकर के वहां क्या करेंगे, या अपने दोस्तों को भेजेंगे। क्यों फोटो अलाउ किया गया, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर गया हुआ है वो कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है, उसका सिलेक्शन जो है वो अपर डिविजनल क्लर्क यूडीसी के थ्रू होता है, एसएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, उस एग्जाम में जो है मैथ्स पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछा जाता है, जीके और इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसे कहां से पता होगा सारे के सारे चीज, तो ऐसे केस में ट्रेनिंग में उन्हें चीजों को बताया जाता है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, वो वहां गए हैं और उन्होंने देखा कि थोड़ा नट बोल्ट घिसा हुआ है, लेकिन ये चीज तो इंजीनियर बता सकते हैं कि इतने से कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको बदलने में 6 साल है, तब तक इसे कुछ नहीं होगा। तो इन चीजों के लिए क्या करेंगे, फोटोग्राफ्स ले लेंगे या उसकी क्या कर लेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और तब उसे कंसर्न पर्सन से दिखला करके पूछेंगे कि बताइए अगर इतना तक घिसा हुआ है तो ये सही कंडीशन है या बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महंगे इक्विपमेंट होते, तो बोलेंगे कि नहीं अभी इसमें कोई खतरा नहीं, अगले 2 साल तक कोई खतरा नहीं है, उसके बाद इसका पोजीशन फिर देखेंगे। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का वहां पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, ताकि ये जो है वो किसी और पर्सन से कंसर्न करना रहे तो क्या किया जा सके, कंसर्न किया जा सके। ये बेसिकली किनके पास पावर दिया, इंस्पेक्टर के पास। पहले इनके पावर को लिखिए फिर बात करेंगे। टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ्स, तो ही कैन रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब रजिस्टर, यानी वो कह सकते हैं क्या करने के लिए, जो भी रजिस्टर इस एक्ट के तहत बोला गया है उन रजिस्टर को क्या करने के लिए, कि हमें वो रजिस्टर दिखलाओ, और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फैक्ट्री, और कोई भी डॉक्यूमेंट जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, कब प्लांट खरीदा था, कब मशीनरी खरीदा था, किससे खरीदा था, तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। और जो भी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोला है वो रजिस्टर बोल सकते हैं कि ये रजिस्टर हमें दिखलाओ, ताकि हम देखें कि आपने कौन सा एक्टिविटी कब किया है, कब हेल्थ चेकअप करवाया है, कब आपने जो है वो व्हाइट वॉश करवाया है, कब डिसइंफेक्टेड से सफाई करवाई है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब ये करेंगे उसको रजिस्टर में क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। वही रजिस्टर तो आपसे देखेंगे वो, और वही मेंटेन के बेसिस पे जो है वो आप पे फाइन पेनल्टी लगाएंगे।
प्रोडक्शन का मतलब यहाँ इंग्लिश के लैंग्वेज से है। प्रोडक्शन का मतलब प्रस्तुत करना यहाँ है। यहाँ प्रोडक्शन का मतलब जो है जनरेट करना नहीं, यहाँ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रस्तुत करना। प्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर का मतलब है पुट द रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर। पढ़ाऊंगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जहां पे बताऊंगा कि अगर किसी शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं तो लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, और उस जगह इसको याद रखिएगा कॉरिलेट करने में। एक पूरा चैप्टर ही है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कि लॉ को समझा कैसे। देखिए कितनी जरूरत पड़ी कि एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, यही कि लॉ के जो ये वर्ड्स हैं, लैंग्वेज हैं, इनको समझे कैसे। क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब तो सही कह रहे हैं, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूसिंग समथिंग, पंखा प्रोडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रोडक्शन का मतलब, जैसे कहीं हम बोलते हैं फाइन, FINE, फाइन, आई एम वेल, आई एम वेरी फाइन, और फाइन का मतलब क्या हुआ, ए फाइन ऑफ ₹200 हैज बीन इम्पोज्ड, यानी किसी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। अब इसमें कैसे करेंगे, पहला चैप्टर ही JIGL का पढ़ाऊंगा जिसका नाम रहेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। हाँ, वहीं से स्टार्ट होता है, इधर ये स्टार्ट होता है, उधर क्या होता है, वो स्टार्ट होता है। लेकिन आप थक जाते हैं अभी ही, नहीं तो स्टार्ट कैसे करेंगे। लॉ पढ़ने में दिक्कत, नालायक, अपने दिक्कत आ रही है और सर पे डाल दे किसी के, वो तो एक चैप्टर। तो प्रोडक्शन तो बच्चे समझना पड़े ऐसे, वो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ने से भी नहीं समझेंगे। वो ये है कि क्या आपको इसका पहले मतलब पता है, 4 मतलब, ये तो इंग्लिश की दिक्कत है। सीता मीन्स सीता माता, और सीता मतलब चीनी, हिंदी का है, तो हिंदी भी कमजोर हुआ। पता है ना, सीता मतलब चीनी भी होता है। हर्षिकार कर दीजिए और दीर्घिकार की मात्रा किया तो सीता माता वाली सीता हो गई, सीता जी हो गई। हर्षिकार, तो उसका मतलब क्या होता है, चीनी। ऐसे ही करके वो तो, हाँ मतलब वो कपड़े को सीता है, इसका मतलब वो सिलाई कर रहा है। तो एक चीज के बड़े मतलब है। तो जैसे हिंदी में आप आसानी से समझते हैं, इंग्लिश में अभी उतना एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो क्या होती है दिक्कत। लेकिन कुछ वर्ड तो है। अब मुझे एक चीज बताइए, FINE फाइन और FINE फाइन, दोनों तो फाइन ही है। एक का मतलब पेनल्टी और एक का मतलब क्या है, मैं अच्छा हूं, वेलनेस के लिए है। अगर ये 2 वर्ड ही नहीं पता रहेगा तो आप इंटरप्रिटेशन कैसे कीजिए। मैं तो यही सिखाऊंगा ना, बताऊंगा हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, मिसचीफ रूल, हेडन रूल, जो कहता है कि अगर किसी जगह पे ए वर्ड इज नोन बाय द वर्ड एसोसिएटेड विथ इट, करेंगे बात। लेकिन पहले मीनिंग पता रहेगा तब तो। डिक्शनरी थोड़ा ना पढ़ाऊंगा, यूज करना सिखाऊंगा। नहीं, सुनाई देना बच्चा अलग है, लेकिन अगर किसी के स्पेलिंग सेम हो और तब उसके मतलब जो है वो अलग अलग हो, ये बहुत ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है। और ऐसे n नंबर ऑफ आपके वर्ड्स हैं जिसमें जो है वो सेम स्पेलिंग, सब कुछ सेम, लेकिन उसके मतलब क्या है, अलग अलग है। डन है ये। अब देखिए, हमने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना शुरू किया था। फैक्ट्री के बारे में हमने पढ़ा कि फैक्ट्री किस चीज को कहते हैं, किस जगह को कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा था। फैक्ट्रीज एक्ट के दिए हुए सारे प्रोविजंस को कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर, और हमने फैक्ट्रीज के सारे प्रोविजंस भी पढ़ लिए। और यह भी पढ़ लिया कि इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के पास पावर है कि वो वहां जा करके उन चीजों को देख सके जो फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको कंप्लाई करना था। लेकिन अगर कहीं कोई ऐसा चीज है जो प्रोविजन फैक्ट्रीज एक्ट में दिया हुआ है लेकिन आपने उसको फुलफिल नहीं किया, तो ऐसे केस में क्या होगा। कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो इस केस में जो है वो आपको इनाम दिया जाएगा। अगर किसी भी एक्ट के प्रोविजन को आप फुलफिल नहीं करते तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन, और उस केस में क्या सुनाया जाता है, पेनल्टी, फाइन पेनल्टी सुनाया जाएगा। तो अब किस किस तरह के प्रोविजन में कौन कौन सा जो है वो फाइन पेनल्टी सुनाया जाएगा, और तब उसके बाद ठीक वो चीज खत्म होने के साथ ही जो आप लोग कहते हैं ना कि पूछना कैसे, तो इसीलिए अभी तक जितना कराया है उसको अच्छे से क्या कर लेना रहेगा, रिवाइज। क्योंकि कौन सा फाइन पेनल्टी किस जगह किस तरीके से रहेगा ये सब हम लोग करेंगे अपने
नेक्स्ट एपिसोड में, और उसी दिन हम लोग यहां एमसीक्यू का आपको क्वेश्चन देंगे और आपको क्या करना रहेगा, बोलना पड़ेगा बोर्ड पे। यहां पे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे इंटेंशनली जिसका आपको उसमें आंसर नहीं दिखेगा जो आपने पढ़ा है। ऐसा इसीलिए ताकि आप क्या कर सकें, ताकि आप समझ सके कि जो आपको नोट्स दिए जाते हैं, जो आपको चीज भेजा जाता है, उसका भी उसमें क्या रहता है, यूज रहता है। अगर ऐसा हुआ, मैं आपको फैक्ट्रीज एक्ट का जो है वो पीडीएफ भी भेज दूंगा, ताकि आप क्या कीजिएगा, एक बार चीजों को देख के भी आइएगा। किन चीजों को, फैक्ट्रीज एक्ट वाला, ताकि उस दिन जब हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हो तो हमें पता रहे कौन सा चीज किस जगह से कैसे करके पूछा जा रहा है, और एक राउंड हमारा जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।